Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session on Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. So student, आज है 21st of January and आज की जो भी important news है both in the Hindu newspaper as well as Indian Express दोनों को हम आज go through करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज है एंड पहली न्यूज जो आप फ्रंट पेज पे हिंदू पे पढ़ोगे इट वुड बी रिगार्डिंग दैट आरजी कर केस के अंदर में जो कन्विक्ट है उसको यहां पे कोर्ट ने लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया है। तो जिससे पहले मैं आपको ये समझाऊं कि लाइफ इंप्रिजनमेंट क्यों दिया गया है, यहां पे डेथ पेनल्टी क्यों नहीं दी गई, बिकॉज ये बहुत ही एक ग्रूसम मर्डर का केस था, रेप एंड मर्डर का केस था एंड इसके अंदर में जो प्रोसिक्यूशन मतलब जिसने बेसिकली केस फाइट किया था स्टेट के बिहाफ पे उसने डेथ पेनल्टी यहां पे डिमांड करी थी। उन्होंने एक वर्ड यूज किया था रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम है, तो उस पर्टिकुलर केस में डेथ पेनल्टी ही जस्टिफाइड है। तो यहां पे कोर्ट ने यहां पे सिर्फ लाइफ इंप्रिजनमेंट क्यों दिया। बट बिफोर वी गो इनटू इट लेट्स अंडरस्टैंड द फैक्ट्स ऑफ दिस केस। एक बार मैं आपको इसका कंटेक्स्ट बताता हूं। तो ये पर्टिकुलर जो केस है ये पिछले साल 9 अगस्त से रिलेट करता है। 9 अगस्त ऑफ 2024 को आरजीकर इज बेसिकली अ मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल है। उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में एक 31 ईयर ओल्ड एक फीमेल थी, एक स्टूडेंट थी प्लस एक डॉक्टर थी जो वहां पे पीजी कर रही थी। उसका रेप होता है 9 अगस्त को। 10 अगस्त को वहां पे एक पर्टिकुलर सिविल वॉलंटियर होता है हॉस्पिटल के अंदर में, उसको पुलिस अरेस्ट करती है एंड फाइनली जब इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट होती है देन उसकी डिटेल सामने आती है कि बहुत ही डेप्रेविटी के साथ उसके साथ रेप किया गया था एंड देन फाइनली शी वाज मर्डर्ड। फाइनली आज ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी कल ही आपके सील द कोर्ट जो वहां पे पर्टिकुलर कोर्ट है कोलकाता में उसका जजमेंट आया और उस जजमेंट के अंदर में एक पर्सन को संजय रॉय जो इस बेसिक केस के अंदर में जो मेन आपका एक्यूज था उसको कोर्ट ने यहां पे गिल्टी डिक्लेयर करा है, उसको यहां पे कन्विक्ट करा गया है फॉर द रेप एंड मर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर वुमेन। सो दिस 35 ईयर ओल्ड पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड फॉर द रेप ऑफ दिस 31 ईयर ओल्ड वुमेन। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में क्वेश्चन ये आता है कि कोर्ट ने यहां पे डेथ पेनल्टी क्यों नहीं दी और यहां पे लाइफ इंप्रिजनमेंट क्यों दिया। तो यहां पे इसको समझने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट समझना पड़ेगा। तो 1980s के अंदर में एक जजमेंट आया था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का ये पर्टिकुलर केस है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी कि किस पर्टिकुलर केस के अंदर में हमें डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एंड वाई दिस पर्टिकुलर केस केम इनटू कोर्ट, बिकॉज ये बहुत टाइम से डिबेट चल रहा था कि लेट से अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन क्राइम करता है तो इट इज पॉसिबल कि उसका एक प्रॉपर इंटेंशन हो, कोई बड़ा मोटिव हो जिस वजह से वो क्राइम कर रहा है। एंड मेनी अ टाइम इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि कोई पर्सन बिकॉज ऑफ सम मेंटल कंडीशन या फिर बिकॉज ऑफ अदर सिचुएशंस which have arisen at that particular time उस वजह से वो पर्टिकुलर मर्डर कमिट करे। तो दोनों सिचुएशन में अगर हम डेथ पेनल्टी ही देते हैं सो इट माइट नॉट बी जस्टिफाइड। इसके अलावा एक और यहां पे थ्योरी चलती है और थ्योरी ये है कि पनिशमेंट का पर्पस क्या होता है, कि बेसिकली हम अगर किसी को पनिश करना चाहते हैं उसका पर्पस क्या है। तो क्या पर्पस यहां पे पनिश करने का रेट्रीब्यूशन है या यहां पे रिफॉर्मेशन है। रेट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि हम यहां पे बदला या वेंजेंस लेना चाहते हैं, हम जो पर्टिकुलर विक्टिम की फैमिली है उसको जस्टिस देना चाहते हैं। और दूसरा यहां पे जो थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ पनिशमेंट ये कहती है कि हमारा जो पनिशमेंट का पर्पस है इट इज रिफॉर्मेशन, यानी कि जिस पर्सन ने अगर कोई क्राइम कमिट करा है तो हम चाहते हैं कि वो रिफॉर्म करा जा सके उस पर्सन को, मे बी बिकॉज ऑफ सम कंडीशन दैट ही हैज टर्न्ड अप टू बी दिस पर्सन। तो अगर उसे रिफॉर्म किया जा सकता है तो उसको थ्रू द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उसको रिफॉर्म किया जाए और वापस से उसे असिमिलेट किया जाए आपके सोसाइटी के अंदर। तो ये दो थ्योरीज होती हैं। तो इस पर्टिकुलर दोनों चीजों में रेट्रीब्यूशन में और रिफॉर्मेशन के अंदर में बैलेंस बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पर्टिकुलर जजमेंट दिया था। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का जजमेंट है और ये सबसे एक लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बिकॉज इसके बाद ही आपका किन पर्टिकुलर केस में डेथ पेनल्टी देना है, किन पर्टिकुलर केस में लाइफ इंप्रिजनमेंट देना है और किन पर्टिकुलर केस में कोई थर्ड टाइप का आपको पनिशमेंट देना है, ये कोर्ट ने यहां डिसाइड किया था। तो बेसिकली यहां पे इस पर्टिकुलर जजमेंट को हम समझेंगे जिससे आपको ये समझ में आएगा कि इस पर्टिकुलर केस में या किसी भी केस में स्पेसिफिकली जहां पे रेप या मर्डर का केस होता है कोर्ट कैसे डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर केस में एज अ पनिशमेंट उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलना चाहिए या कोई और पनिशमेंट मिलनी चाहिए।
ओके तो यहां पे कोर्ट ने एक पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन हमें प्रोवाइड करी है विच इज नोन एज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन। रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन है कि एज फार एज पॉसिबल जहां तक हो सके हमें डेथ पेनल्टी को एज अ पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। वाई सो? बिकॉज अगर आप किसी पर्सन को डेथ पेनल्टी देते हो और इन केस आगे जाके हमें कोई एविडेंस ऐसा मिलता है कि यहां पे शायद इस पर्सन ने क्राइम नहीं करा था या कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे, फॉर एग्जांपल कि किसी ने इसको फोर्स किया था मर्डर करने के लिए, ही और शी वाज डिड नॉट इंटेंड टू मर्डर, या फिर इसने मर्डर इसलिए करा था बिकॉज जो सामने जिसका मर्डर किया गया वो इसे बहुत सालों से परेशान कर रहा था, फिजिकली मेंटली टॉर्चर कर रहा था, तो मे बी वुड फील लाइक कि जो पर्टिकुलर पर्सन है ही इज अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस। तो बिकॉज एक खुद विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस है, वी वुड वांट कि यहां पे शायद हम इसे आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम हम इसे रिफॉर्म कर सकते हैं और मे बी सम अदर पनिशमेंट वुड हैव हेल्प। बट अगर हमने किसी को डेथ पेनल्टी अवॉर्ड कर दी एंड फाइनली अगर उसको वहां पे हैंगिंग टिल डेथ की वहां पे सजा मिल जाती है तो इसके बाद में उसमें कुछ भी चेंजेस पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो पहली चीज हो गई। और दूसरा है जो हमने जस्ट डिस्कस किया था थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, जिसके अंदर में रिफॉर्मेशन जो होता है इट इज वन ऑफ द पर्पस ऑफ बेसिकली प्रोवाइडिंग अ पनिशमेंट। तो अगर मेरा यहां पे मोटिव रिफॉर्म करना है तो इस पर्टिकुलर केस में भी दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट कि मैं यहां पे डेथ पेनल्टी ना देके रिफॉर्म करने के लिए उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट या कोई अलग टाइप की पनिशमेंट दूं। तो कोर्ट ने ही बोला कि जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कि बेसिकली मर्डर या जो पर्टिकुलर रेप और मर्डर यहां पे कमिट करा जा रहा है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर में ये इतना ज्यादा ग्रूसम था, इतना ज्यादा डिप्रेविटी थी इस पर्टिकुलर मर्डर में कि यहां पे डेथ पेनल्टी के अलावा कोई और पनिशमेंट जस्टिफाइड ही नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ उसी केस के अंदर में आप डेथ पेनल्टी दोगे। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि डेथ पेनल्टी सिर्फ आपको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम में देनी है, रेयर में भी नहीं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, जो सबसे रेयर होते हैं उसमें भी सबसे एक्सट्रीम केसेस में ही आप यहां पे डेथ पेनल्टी दोगे। तो इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन के बेसिस पे आपके सुप्रीम कोर्ट ने आपकी डेथ पेनल्टी की कंडीशंस को स्टार्ट करा। और यहां पे हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई केस जो है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम कैसे होता है? तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हमें फैक्टर्स बताए। तो डू नॉट थिंक जो मैं आपको फैक्टर्स अब बताने वाला हूं कि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, विच मींस कि इनके बेसिस पे डिसाइड होगा। इट इज पॉसिबल कि कोर्ट आगे जाके नए गाइडलाइंस दे दे, ये भी इंक्लूडेड हो, या इनमें से ये वाले जो गाइडलाइंस है इनको रिमूव करके नए आ जाए, या फिर इनके अलावा और भी नए फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करें। फॉर एग्जाम्पल ये जो पर्टिकुलर केस है 1980 में आया था, बट 1980 से लेके 2024 तक सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स दिए हैं, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे एक दो जजमेंट्स, जिसके अंदर में जो एग्रीवेटिंग सर्कमस्टेंसेस या जो पर्टिकुलर फैक्टर्स कोर्ट को कंसीडर करने चाहिए उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हुआ है और उनकी अंडरस्टैंडिंग में भी चेंज हुआ है। तो एक बार का हम समझते हैं कि बेसिकली कोर्ट को क्या क्या देखना चाहिए जब वो पनिशमेंट डिसाइड कर रहा हो। ओके, सो फॉर एग्जांपल यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जब भी कोई पर्टिकुलर पनिशमेंट का आपके पास केस है तो आप उसमें आप एक लिस्ट बनाएंगे और एक साइड में तो आप लिखेंगे एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस। तो स्पेसिफिकली इसी तरह से बोला है कि आप एक साइड में तो लिखेंगे एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं विच वुड पॉइंट टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग डेथ पेनल्टी, कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पर्टिकुलर केस में कोर्ट को फोर्स करेंगी टू प्रोवाइड डेथ पेनल्टी। और दूसरी साइड में आप लिखेंगे मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस, विच मींस ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से द पर्टिकुलर जो कन्विक्ट है इट शुड नॉट बी गिवन द डेथ पेनल्टी, उसको आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट या कोई और यहां पे पनिशमेंट प्रोवाइड करिए। ठीक है, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन 6 में क्या बोला कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आप यहां पे डेथ पेनल्टी देंगी और उस पर्टिकुलर केस में आप गो थ्रू करेंगे एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस को और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस को। तो एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस या वो फैक्टर्स कौन से हैं जिस पर्टिकुलर केस में कोर्ट को डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। ओके, तो पहला सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बताया हमें कि अगर मर्डर जो करा गया है वो प्री प्लान था, कैलकुलेटेड था एंड इन्वॉल्व्स एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी, कि यहां पे ए पर्सन ने अगर बी को यहां पे मर्डर करा है और वो जो मर्डर था वो पहले से प्लान करा हुआ था, बहुत ही कैलकुलेटेड था, यानी कि यहां पे टोटल इंटेंशन उस पर्टिकुलर पर्सन को जान से मारने की ही थी और यहां पे एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी का इन्वॉल्वमेंट है। फॉर एग्जांपल कि मारा ही इस तरह से दिखाया है कि यहां पे वेंजेंस ही दिख रहा है और उससे पहले कि ये प्री प्लान्ड है और कैलकुलेटेड है कि यहां पे इस पर्सन की लाइफ ही एंड करनी है मुझे। ठीक है, तो ये एक एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस हो जाएगा।
सेकंड क्या है? सेकंड इज मर्डर इन्वॉल्व्स एक्सेप्शनल डेप्रेविटी. डेप्रेविटी इज बेसिकली, आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि इतनी ज्यादा उसके अंदर में वेंजेंस थी या कोई भी कुछ अलग रीजन भी हो सकता है, बट डेप्रेविटी का मतलब यहां पे कि लेट से उसने उस पर्सन को जब मार दिया, उसकी डेड बॉडी को उसने म्यूटिलेट कर दिया, उसको काट काट के अलग अलग पीसेस में कर दिया, बिकॉज मे बी देयर वाज सो मच हेट्रेड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन. तो यहां पे इस टाइप के जो केस होते हैं, या फिर लेट से कि उस पर्टिकुलर केस के अंदर में उसने उस बॉडी का रेप किया है आफ्टर द पर्सन हैज डाइड, तो उस पर्टिकुलर केस में हम कह सकते हैं कि ये सब केसेस हैं एक्सेप्शनल डेप्रेविटी को जो शो करते हैं. तो ये सिचुएशन हो या फिर ये, जरूरी नहीं सारे ही ये सिचुएशन है या ये सिचुएशन दिखती है, तो आप कह सकते हो ये एग्रीवेटिंग सर्कमस्टेंस है जो कोर्ट वुड वांट कि इस पर्टिकुलर केस में हमें डेथ पेनल्टी देनी चाहिए. और थर्ड क्या सिचुएशन बताई? सो एक यहां पे बोला कि अगर जो एक्यूज है who has been found guilty of murdering a public servant, public officer or a member of the armed forces while on duty. Okay, so not when they are not acting on duty, but जब वो ड्यूटी में एक्ट कर रहे हैं, कोई पब्लिक सर्वेंट है जो अपना काम कर रहा है, कोई पुलिस ऑफिसर है जो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, या कोई आर्म फोर्सेस का पर्सन जो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर में कोई पर्सन यहां पे उनका मर्डर करता है, तो उस पर्टिकुलर केस में भी ये एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंस होता है और यहां पे वो पर्टिकुलर जो एक्यूज्ड है वो डेथ पेनल्टी डिजर्व करता है. अब यहां पे आप देखिए कि इस दो केसों में समझ में आता है कि प्री प्लान की, तो यहां पे पुलिस ऑफिसर को मर्डर करने में जरूरी थोड़ी ना कोई एक्सेप्शनल डेप्रेविटी हो सकता है. कोई थीफ था और पुलिस उसको पकड़ रही थी और उस पर्टिकुलर केस ने उसको वहां पे शूट कर दिया पुलिस वाले को और वहां से डेथ हो गई. तो इस पर्टिकुलर केस में ना तो कोई प्री प्लान मर्डर दिख रहा है बिकॉज ये एकदम इंस्टेंट हो सकता है, और ना ही यहां कोई डेप्रेविटी दिख रही है. तो इस टाइप के सिचुएशन में हम क्यों करते हैं, या ये तीनों ही सिचुएशन में हम डेथ पेनल्टी क्यों देते हैं? तो यहां पे कॉमन थ्रेड जो हर किसी को कनेक्ट करता है, जब भी कोई इस टाइप की सिचुएशन होती है तो सोसाइटी के अंदर में एक अलार्म अराइज होता है. सोसाइटी के अंदर में अलार्म राइज होता है. सोसाइटी जो होती है वो इनसिक्योर फील करना स्टार्ट कर देती है. तो अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट है जो सोसाइटी के अंदर में अलार्म कॉज करे, सो एग्जांपल के लिए आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि 2012 में दिल्ली के अंदर में निर्भया गैंग रेप केस हुआ था. तो वो इतना ही डेप्रेविटी का, इतना ब्रुटैलिटी वाला मर्डर था कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर में सोसाइटी के अंदर में अलार्म हो गया. सोसाइटी वाज शेकन फ्रॉम इनसाइड कि ये किस टाइप का क्राइम हमारे कैपिटल के अंदर में हो रहा है. सेम वाज द केस इन दिस केस आल्सो कि आरजी कर में एक जो डॉक्टर है जो रात को ड्यूटी पर है, उसके साथ यहां पे हॉस्पिटल के अंदर में रेप होता है. तो इस वजह से सोसाइटी के अंदर में अलार्म हुआ. तो यू कैन अंडरस्टैंड इन वन सिंगल वर्ड कि अगर कोई भी ऐसा मर्डर कमिट होता है जो सोसाइटी के अंदर में अलार्म कॉज करे, तो वहां पे आप उसे एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंस मानोगे एंड प्रोबेबली रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगी. ओके, सो दिस आर सम एग्जांपल्स ऑफ एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस. कोर्ट डिपेंडिंग ऑन केस टू केस बेसिस कोई डिफरेंट एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस को भी कंसीडर कर सकता है. ओके, सो एक साइड में कोर्ट एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस को गो थ्रू करेगा एंड दूसरे साइड में वो मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस को गो थ्रू करेगा. तो जैसे एग्जाम्पल के लिए ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो यहां पे जो पर्टिकुलर एक्यूज है उसको डेथ पेनल्टी के से दूर भगाएंगे, उसको मतलब डेथ पेनल्टी के लिए एलिजिबल नहीं मानेंगे? तो पहला यह है कि जो एक्यूज है वो एक्सट्रीम मेंटल या इमोशनल डिस्टर्बेंस फेस कर रहा है. तो लेट्स से जब वो पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट कर रहा है वो पर्सन, उसको कोई मेंटल इश्यू है या फिर वहां पे कोई डिस्टर्बेंस है, मेंटल या इमोशनल है. फॉर एग्जाम्पल कि जिस पर्सन ने मर्डर करा है वो पर्सन ने मर्डर इसलिए करा है क्योंकि जिसका मर्डर किया गया है उसने कुछ देर पहले ही उसकी वाइफ या उसके पेरेंट्स को वहां पे मर्डर किया था, या लेट्स से उसने उसके किसी रिलेटिव को वहां पे थ्रेटन किया था, रेप किया था, जिस वजह से वो एक मेंटल या इमोशनल डिस्टर्बेंस के अंदर में. तो रिमेंबर दिस, यहां पे कोर्ट उसे बरी नहीं कर रहा है. कोर्ट यहां पे उसे मर्डर के लिए गिल्टी मान रहा है, बट कोर्ट ये कह रहा है कि बिकॉज ये पर्सन मेंटल या इमोशनल डिस्टर्बेंस फेस कर रहा था तो ये डेथ पेनल्टी डिजर्व नहीं करता. तो ये मत समझना कि कोर्ट यहां पे छोड़ रहा है. बहुत बार दिमाग में ये चलने लग जाता है कि ठीक है ये इस वजह से अगर इसने वेंजेंस के लिए करा है या अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए करा है और सामने वाले का मर्डर कर दिया है तो इस पर्टिकुलर केस में उसे कोर्ट बरी कर देगा. बरी नहीं कर रहा है, यहां पे डेथ पेनल्टी नहीं दे रहा बिकॉज उसने भी क्राइम तो कमिट करा ही है. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं. सेकेंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, एज ऑफ द एक्यूज्ड.
एज ऑफ द एक्यूज हम नेक्स्ट केस में भी देखेंगे, बट यहां पे कोर्ट ने ये कहा है कि अगर जो पर्सन है जिसने क्राइम कमिट करा है वो बहुत ही ज्यादा यंग हो या बहुत ही ओल्ड पर्सन हो। अब यंग और ओल्ड क्या होता है? सो यंग वुड बी समवन जो 18, 21, 22 को हो, बिल्कुल यूथ के अंदर में है, और वेरी ओल्ड वुड बी समवन हु इज अबव 70 ईयर्स, 70 ईयर्स के आसपास या उससे ऊपर का जो पर्सन होगा उसको हम वेरी यंग वेरी ओल्ड करेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में ये एक मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस होगा, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में डेथ पेनल्टी का जो प्रोविजन होगा उसका लगने का चांस कम हो जाता है। ओके, रिमेंबर दिस। ऐसा नहीं है कि कोई 80 ईयर ओल्ड है और वो यहां पे मर्डर कर देता है किसी पुलिस ऑफिसर का तो उसको डेथ पेनल्टी नहीं मिल सकती है, बट द चांसेस इज कि हम इनको बैलेंस करेंगे और शायद एज ऑफ द एक्यूज देखते हुए उसको डेथ पेनल्टी ना देके कोई और पनिशमेंट देंगे। सजा तो मिलेगी बट शायद डेथ पेनल्टी नहीं। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। थर्ड पॉइंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्यूज पोजिंग अ कंटिन्यूड थ्रेट टू सोसाइटी। अब यहां पे कोई ऐसा पर्सन है जो पर्टिकुलरली क्राइम कमिट करता है और यहां पे पता पड़ता है कि इट्स ओनली अ वन ऑफ इंस्टेंस, ऐसा उसने पहली बार ही करा है और इससे पहले इसके अगेंस्ट में कोई रिकॉर्ड नहीं है, और यहां पे नाउ व्हाइल द ट्रायल वाज आल्सो गोइंग ऑन ही स्टार्टेड रिग्रेटिंग दिस पर्टिकुलर डिसीजन कि उसने मर्डर करा, उसे नहीं करना चाहिए था। तो यहां पे ये दिख रहा है कि ये जो पर्टिकुलर एक्यूज्ड है इसके कंटिन्यूड थ्रेट टू सोसाइटी बनने के जो चांसेस है वो शायद प्रोबेबिलिटी बहुत कम है अब, यानी कि यहां पे इसमें रिफॉर्मेशन का हमें पॉसिबिलिटी दिखता है। तो अगर हमें ये लग रहा है कि ये पर्टिकुलर पर्सन अब थ्रेट टू सोसाइटी नहीं है, इट्स अ वन ऑफ इंसिडेंट, शायद गलती से इससे मर्डर हो गया था, हीट ऑफ द मोमेंट में वो मर्डर हो गया था, तो इस पर्टिकुलर केस में ये एक मिटिगेटिव सर्कमस्टेंसेस लेगा। एट द सेम टाइम अगर मैं इसे रिवर्स कर दूं कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो अक्यूज है ये कंटिन्यूड थ्रेट टू सोसाइटी ही रहेगा, तो ये मिटिगेटिंग की जगह एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस की तरह कंसीडर होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। तो थर्ड से आप रिलेट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफॉर्मिंग द एक्यूज, कि यहां पे अगर मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्टिकुलर एक्यूज है इसको रिफॉर्मेशन, इसका रिफॉर्मेशन पॉसिबल है, देयर शुड बी सम प्रोबेबिलिटी, थोड़ी बहुत भी प्रोबेबिलिटी है, तो मैं इस पर्टिकुलर पर्सन को यहां पे लाइफ इंप्रिजनमेंट दूंगा या कोई और पनिशमेंट दूंगा, दैट पेनल्टी शायद मैं यहां अवॉइड करूंगा। नेक्स्ट इज इफ द एक्यूज वाज एक्टिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन, कि एक्यूज जो है वो किसी और पर्सन के कहने पे यहां पे क्राइम कमिट कर रहा है, उसका खुद का कोई यहां पे मोटिव नहीं है, इंटेंशन शायद मारने की थी बट बिकॉज कोई और पर्सन ने उसको यहां पे डायरेक्ट किया इसलिए वो मार रहा है, तो रिमेंबर डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगी, पनिशमेंट मर्डर की तो उसको मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इफ द एक्यूज बिलीव दैट एक्शंस वर मॉरली जस्टिफाइड, अगर एक्यूज को ये लगता है कि मॉरली वो जस्टिफाइड है, फॉर एग्जांपल कि यहां पर पर्सन ए ने पर्सन बी को इसलिए मार दिया बिकॉज पर्सन बी ने कोई ब्लास्फेमस कमेंट दिया था। ब्लास्फेमी क्या होता है? ब्लास्फेमी इज कि आप जो पर्टिकुलर पर्सन है उसके गॉड को यहां पे क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में हम उसे ब्लास्फेमी बोलते हैं, और अगर लेट्स से इन द हीट ऑफ द मोमेंट उस पर्टिकुलर पर्सन ने बी को मार दिया और बाद में वो ये बिलीव करता है कि उसने जो एक्ट किया है वो मॉरली जस्टिफाइड है, तो रिमेंबर यहां पे उसको मर्डर की सजा तो मिल रही है बट हम शायद उसे डेथ पेनल्टी नहीं देंगे, बिकॉज यू कैन सी हियर कि यहां पे कोई ब्रूटैलिटी या डेप्रेविटी नहीं है, या फिर यहां पे जो मर्डर का कॉज है वो मे बी सम मॉरल जस्टिफिकेशन, उसका कुछ मेंटल रीजन है। ओके, तो इस पर्टिकुलर केस में भी हम डेथ पेनल्टी नहीं अवॉर्ड कर रहे हैं। एंड लास्ट इज अगर एक्यूज है वो मेंटली एंड इज अनएबल टू एप्रिशिएट द क्रिमिनलिटी ऑफ देयर एक्शन, तो अगर यहां पे कोई पर्सन है जो मेंटली अनस्टेबल है, उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी आई वुड कंसीडर दिस फैक्ट और शायद मैं डेथ पेनल्टी ना देके यहां पे उस पर्टिकुलर पर्सन को लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर कोई और यहां पे पनिशमेंट प्रोवाइड करूं। तो यहां पे कोर्ट ने भी कुछ ऐसा ही करा है, एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस को देखा, मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस को देखा, और कोर्ट फाइनली इस कंक्लूजन पे आया है करंटली जो आपका लोकल कोर्ट है कि ये जो पर्टिकुलर केस है इसके अंदर में डेथ पेनल्टी जस्टिफाई नहीं लगती है, यहां पे आपका जो लाइफ इंप्रिजनमेंट है दैट वुड बी द मोर एप्रोप्रिएट आपका पनिशमेंट। ठीक है, अब डू नॉट थिंक कि ये फाइनल हो चुका है, अभी यहां पे जो सीबीआई, यहां पे जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, उन्होंने यहां पे स्टेटमेंट्स दिए हैं कि हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे और हम हाई कोर्ट के अंदर में डेथ पेनल्टी यहां पे उसके लिए डिमांड करेंगे। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि सेम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए हाई कोर्ट या लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर केस के अंदर में इस पर्सन को डेथ पेनल्टी दे दे। हाउएवर यूजुअली यहां पे ये ट्रेंड रहा है या हम ये बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी
डेथ पेनल्टी की बजाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट को ही यहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं, बिकॉज मैंने आपको कुछ यहाँ पे शुरू में कुछ एक्सप्लेनेशन दिए थे कि थ्योरी ऑफ पनिशमेंट हमारी रिफॉर्मेशन में बिलीव करती है, और एट द सेम टाइम कि अगर बाद में कुछ और हमें एविडेंस मिलता है, कुछ और सर्कमस्टेंसेस हमें पता पड़ते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में हमारे पास वापस से जजमेंट को या अपने पर्टिकुलर ऑर्डर्स को रिवर्स करने का, उस पर्सन को फ्री करने का हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। एंड डू नॉट थिंक कि ऐसा होता नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें बाद में आज से 10 साल बाद जाके कोई एविडेंस आया जिस बेसिस पे करा। तो फॉर एग्जांपल आज का ही अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, उसमें एक पर्टिकुलर पर्सन है जो पिछले 20 साल से, पहले लोअर कोर्ट ने उसको गिल्टी करा मर्डर के लिए, फिर हाई कोर्ट ने करा और फिर सुप्रीम कोर्ट में उसका केस किया। 20 साल तक वो पर्सन ये कहता रहा कि जब उसने वो पर्टिकुलर क्राइम कमिट किया था वो एक माइनर था, ही वाज 14 ईयर ओल्ड। तो ना लोअर कोर्ट ने इस बात को माना, ना हाई कोर्ट ने इस बात को माना। जब केस 20 ईयर्स लेटर सुप्रीम कोर्ट में गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहां पे जो पर्टिकुलर पर्सन था ये माइनर था और इस पर्टिकुलर केस में इसके साथ जस्टिस सिस्टम ने गलत किया है उल्टा, ठीक है। तो यहां पे उल्टा जस्टिस सिस्टम को क्रिटिसाइज किया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसा आपके साथ हो सकता है, मतलब आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ऐसा हो सकता है, ओके। तो इस वजह से आप ये चीज अवॉइड करते हो। अब अगर मैं कुछ और फैक्टर्स को देखूं तो हम एज ऑफ द एक्यूज, नेचर ऑफ ऑफेंस ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट ये स्पेसिफिकली आगे के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से करा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैक्टर्स को मिटिगेटिंग के फैक्टर्स के अलावा यहां पे प्राइमरी फैक्टर्स भी माना है, वो ये हैं आपके। पहला तो है एज ऑफ द एक्यूज्ड। तो फॉर एग्जांपल आरजी कर का जो कन्विक्ट है संजय रॉय, ही इज 35 ईयर्स ओल्ड। तो ना तो ही इज वेरी ओल्ड, ना ही इज वेरी यंग, और एकदम उस एज के अंदर में जब वो फिजिकली मेंटली सबसे ज्यादा उसका मेंटली बहुत एक्टिव होगा। सो ही नोज कि व्हाट एग्जैक्टली ही इज डूइंग। तो इस पर्टिकुलर केस में दिस फैक्ट वुड बी अगेंस्ट हिम कि यहां पे उसको डेथ पेनल्टी मिलना चाहिए था, ओके। बट एज ऑफ द एक्यूज जो है कि ये मेजर फैक्टर बन चुका है। सेकेंड इज व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑफेंस। तो नेचर ऑफ ऑफेंस, अगर मर्डर या डेथ कॉज जो करी गई है वो इस टाइप की है कि वो कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ सोसाइटी को शॉक कर देता है, जुडिशियल सिस्टम के अंदर में वो शॉक लेकर आता है, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में इट इज एक्सपेक्टेड कि डेथ पेनल्टी इंपोज करी जाएगी। तो रिमेंबर दिस कि अगर एज अ सोसाइटी हमारी कॉन्शियंस को यहां पे कोई धक्का लगा है, इट इज फेल्ड कि जो जस्टिस सिस्टम है वो यहां पे अगर डेथ पेनल्टी नहीं देता है तो जो पब्लिक का ट्रस्ट है जस्टिस सिस्टम के अंदर में वो कम हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में कोर्ट ने बोला है कि हम यहां पे डेथ पेनल्टी प्रोवाइड करेंगे। और यहां पे भी एक बहुत फेमस केस है मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो क्लैट प्रेप स्टूडेंट्स, तो जब आपकी लीगल की क्लासेस होंगी तब हम बच्चन सिंह, मच्छी सिंह, इनको उस टाइम में भी डिस्कस करते हैं, डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, सिंपली बिकॉज कि ये जो पर्टिकुलर जजमेंट्स होते हैं, आरजी कर का जजमेंट भी आए, तो ये जो इस साल का आपका क्लैट होगा, एलेट होगा, उसमें बहुत चांस है कि लीगल रीजनिंग के अंदर में आपका डेथ पेनल्टी के ऊपर, पनिशमेंट के ऊपर पे, मर्डर के ऊपर पे एक अच्छा सा केसलेट बन के आ जाए, ओके। और थर्ड इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्म। तो यहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ, इफ यू रिमेंबर, ये सारे पॉइंट्स आपके पिछले मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस में है। इनको हम यहां पे इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इनका जो इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट ने वो विथ डिफरेंट केसेस चेंज करा है। जैसे 2009 का ये संतोष बारिया स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस है, केस लो आपको याद नहीं करना है, बट कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने यहां पे करा कि द कोर्ट विल हैव टू प्रोवाइड क्लियर एविडेंस एज टू व्हाई द कन्विक्ट इज नॉट फिट फॉर एनी काइंड ऑफ रिफॉर्मेटरी और रिहैबिलिटेशन स्कीम। यानी कि यहां पे काइंड ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ डाल दिया गया कोर्ट के ऊपर पे कि कोर्ट अगर डेथ पेनल्टी देना है तो उसे ये टोटली प्रूव करना पड़ेगा, उसको ये शो करना पड़ेगा कि यहां पे रिफॉर्म की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है आप इसको कितना ही रिफॉर्म कर लो, ये पर्टिकुलर पर्सन अंदर से खत्म हो चुका है, खराब हो चुका है और अब इसका रिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं। तो अगर कोर्ट इस पर्टिकुलर कंक्लूजन पे रीच करता है कि रिफॉर्मेशन ही पॉसिबल नहीं है, देन एंड ओनली इन दैट पर्टिकुलर केस यहां पे आप डेथ पेनल्टी दे सकते हो। अदरवाइज आपको ये फैक्टर देखना पड़ेगा और आप डेथ पेनल्टी की बजाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट या कोई और पनिशमेंट दोगे। ओके, सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट ऑल्सो। तो ये आपका इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है यहाँ पे। जजमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे हम एटलीस्ट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन, एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस, मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस, उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लीज फॉलो द न्यूज़पेपर रेगुलरली। आप अगर न्यूज़पेपर फॉलो करोगे तो आने वाले टाइम यू वुड फाइंड कि कुछ एडिटोरियल्स आने वाले हैं आपके पेपर के अंदर में, जिसमें ये पर्टिकुलर केस को डिस्कस किया जाएगा और दिस वुड हेल्प यू अलॉट इन योर रीजनिंग, स्पेसिफिकली योर लीगल रीजनिंग ऑल्सो। ओके, तो मूव करते हैं टू द नेक्स्ट न्यूज।
नेक्स्ट न्यूज जो आपकी दोनों हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में कवर्ड है, तो हम एक साथ ही इसको कर रहे हैं। ट्रंप द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस सेज चेंज विल कम फास्ट। तो यहां पे आपके जो डोनाल्ड ट्रंप है, ही हैज बिकम द यूएस प्रेसिडेंट फॉर द सेकेंड टाइम एंड ही इज द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट जो एक कन्विक्टेड फैलन है, मतलब इनके ऊपर पे एक पर्टिकुलर क्राइम का केस फाइल हुआ था और उसमें कोर्ट ने इनको कन्विक्ट कर दिया। सो रिमेंबर यहां पे ये जेल में इसलिए नहीं है बिकॉज इनको पनिशमेंट नहीं दी जा रही। सो रिमेंबर जैसे अभी हमने जस्ट डिस्कस करा कि आपको कोर्ट ने मर्डर के लिए कन्विक्ट तो कर दिया गया, बट पनिशमेंट जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो इस पर्टिकुलर केस में ही हैज बीन हेल्ड टू बी गिल्टी फॉर सर्टेन क्राइम्स, बट इनको कोई पनिशमेंट नहीं दी गई है। ठीक है, सो इज अ कन्विक्टेड फैलन जो यहां पे यूएस के प्रेसिडेंट बन रहे हैं। एंड बहुत कुछ करीब 100 ईयर्स में ये पहली बार हुआ है, बहुत साल बाद ऐसा हुआ है कि कोई पर्टिकुलर प्रेसिडेंट जो पहले यूएस का प्रेसिडेंट था, फिर उसके बाद उसने एक और इलेक्शन फाइट करा जो वो हार गया एंड उसके बाद फिर से वो रिटर्न इन पावर आया है। तो यहां पे ऐसा सिर्फ ये सेकंड केस है पिछले कुछ 150 ईयर्स में जहां पे कोई प्रेसिडेंट आफ्टर लूजिंग वन इलेक्शन आफ्टर बीइंग द प्रेसिडेंट उसके बाद से ही हैज कम बैक टू पावर। और यहां पे ये पर्टिकुलर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप का होता है। सो रिमेंबर दिस, एक पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि यूएस का जो प्रेसिडेंट है ये डोनाल्ड ट्रंप, ये 45th एंड 47th नंबर का है। सो द 45th प्रेसिडेंट एंड द 47th प्रेसिडेंट। तो यूजुअली अगर आप क्लैट के पेपर देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने नहीं देखे तो प्लीज गो थ्रू करें, तो उसमें आप देखोगे कि अगर इस पे कोई क्वेश्चन बन के आएगा तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर इस टाइप का होगा जो हिस्ट्री से रिलेट करेगा। तो फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन पूछा सकता है कि पहला यूएस का प्रेसिडेंट कौन था, Who was the first US president? तो एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। सो अगेन ये मैं आपको बहुत सिंपली बता सकता हूं, बट आई वुड एक्सपेक्ट कि आप इसको सर्च करें और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि पहला यूएस प्रेसिडेंट कौन था। ठीक है, इसके अलावा एक दो फैक्ट्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा यहां पे, बिकॉज हम डोनाल्ड ट्रंप को और इस पर्टिकुलर यूएस इलेक्शंस को कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बट यू शुड नो कि यहां पे जो ओथ सेरेमनी हुई है वो कहां पे होती है। तो यहां पे जो ये ओथ सेरेमनी हुई ये होती है यूएस के कैपिटल बिल्डिंग में। कैपिटल बिल्डिंग, कैपिटल हिल करके एक जगह है, उस कैपिटल हिल के ऊपर पे ये कैपिटल बिल्डिंग बनी है, CAPITOL। कैपिटल जो है वो ही बिल्डिंग का नाम भी कैपिटल बिल्डिंग ही है। और ये जो कैपिटल बिल्डिंग है ये लेजिस्लेचर है वहां का, ये वहां का बिल्डिंग है, वहां की पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। ओके, एंड यू शुड नो दिस कि जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, पार्लियामेंट को वहां पे क्या बोला जाता है, वहां पे पार्लियामेंट को बोलते हैं यूएस का कांग्रेस। यहां पे कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, बट वहां पे जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट को यूएस कांग्रेस बोला जाता है। और जस्ट लाइक इंडिया, जैसे इंडिया के अंदर में लोकसभा राज्यसभा होती है, दो हाउसेज हैं, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, वहां पर भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है। लोअर हाउस तो वहां पे है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। और जस्ट लाइक राज्यसभा वहां पे होता है सेनेट। सेनेट इज द सेकेंड हाउस, द अपर हाउस, जिसके अंदर में आपके हर स्टेट से दो दो रिप्रेजेंटेटिव्स सिलेक्ट होके इलेक्ट होके आते हैं। ठीक है, सो रिमेंबर ये जो पर्टिकुलर उनकी ओथ सेरेमनी होती है एक पर्टिकुलर डेट पे होती है। द डेट इज 20th of January। सो 20th of January को हुई है। तो अगर बिकॉज वहां पे 11 आवर्स का फर्क है, यहाँ पे टाइम डिफरेंस है इंडिया और यूएस के अंदर में, तो आज 21st of January मॉर्निंग में वहां पे 20th of January में इनकी ओथ सेरेमनी कंडक्ट कराई जा रही है। और इस पर्टिकुलर केस के अंदर में इनकी जो सेरेमनी होती है, ओथ सेरेमनी होती है, इट इज डन एट द यूएस कैपिटल बिल्डिंग। और ये लेजिस्लेचर होता है, यानी लेजिस्लेचर बेसिकली यूएस कांग्रेस का ये बेसिकली वर्किंग ग्राउंड है, पार्लियामेंट है वहां की। दो हाउसेज होते हैं जस्ट लाइक इंडिया, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट। ठीक है, तो यहां पे ये पर्टिकुलर कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा जो हम पहले डिस्कस नहीं कर रहे थे उसको और कवर कर रहे हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस में भी ये पर्टिकुलर न्यूज कवर्ड है, हिंदू के अंदर में भी कवर्ड है, कुछ दिनों तक ये पर्टिकुलर न्यूज आती रहेगी, तो हम इसको रेगुलरली जो भी चेंजेस होंगे उनको कवर करेंगे। बट यहां पे एक जो पहला डिसीजन इन्होंने फर्स्ट डे पे अपने कुछ डिसीजंस लिए हैं, जो आप आज अगर न्यूज़पेपर, कल का न्यूज़पेपर जब हम पढ़ेंगे उसमें हमें ये सब पढ़ने को मिलेगा। बट एक दो जो डिसीजन इन्होंने लिए हैं, जैसे एक पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है कि जो यूएस है उसको पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉल करवा दिया गया। तो यू शुड नो कि पेरिस एग्रीमेंट एग्जैक्टली क्या है, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर मोस्ट ऑफ यू वुड बी लाइक सर ये कितनी बार पढ़ाएंगे, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इनको पहले पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो उनके बेनिफिट के लिए आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि ये बेसिकली एक ब्रॉड स्ट्रक्चर ले डाउन करता है कि क्लाइमेट चेंज से यूनाइटेड नेशंस की जो कंट्रीज हैं वो कैसे फाइट करेंगे। और इस क्लाइमेट चेंज के कन्वेंशन के अंदर में हमने डिसाइड करा कि हम एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करेंगे।
एक एनुअल मीटिंग करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे ऑफ ऑल द पार्टीज जो इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के सिग्नेटरीज हैं, उन सबका हम यहां पे कॉन्फ्रेंस करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बहुत ही लैंडमार्क सीओपी मानी जाती है वो है सीओपी नंबर 21। सो आपकी जो पहली सीओपी थी वो 1994 में स्टार्ट हुई थी, 1995 में स्टार्ट हुई थी आपकी जर्मनी के अंदर में से, और उसके बाद एनुअली हर साल ये आपकी सीओपी कंडक्ट कराई जाती है। तो सीओपी 21 जो थी, जो 2015 में हमने हेल्ड करी थी इन पेरिस, फ्रांस, यहां पे हमने पेरिस एग्रीमेंट फाइनलाइज करा था। और पेरिस एग्रीमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो सारी कंट्रीज पे एक ड्यूटी इंपोज करता है, एटलीस्ट मॉरल ड्यूटी इंपोज करता है कि हमें ट्राई करना है कि अर्थ का टेम्परेचर जो है, जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, वो 1.5 डिग्री सेल्सियस के थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करना चाहिए। एंड वी हैव टू ट्राई टू अवॉइड कि ये 2 डिग्री सेल्सियस सेंचुरी के एंड तक 2100 तक ये क्रॉस ना हो। सो दिस इज एग्जैक्टली पेरिस एग्रीमेंट। और इस पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में हर कंट्री को वॉलंटरी गोल्स अपने फाइनलाइज करने और उनको फॉलो करना है। अब यहां पे कुछ भी इंपोज नहीं किया जा रहा है, ऑल्दो हम इसे लीगली बाइंडिंग कह रहे हैं, बट द लीगली बाइंडिंग पार्ट एंड्स देयर ओनली, कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहां पे हमें क्या बोला गया कि हर कंट्री अपने INDCs को फाइनलाइज करे, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, आई वुड रिपीट, इंटेंशनली नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी हर कंट्री के वॉलंटरी गोल्स क्या है कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के, ग्रीन एनर्जी को यहां पे अडॉप्ट करने के, सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करने के, सो दैट आपके कार्बन एमिशंस कम हो, सो दैट कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस ना करे और 2 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस ना करे बाय 2100। तो यहां पे यूएस को, यहां पे जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वो सेरेमनी कंप्लीट करा, पहला जो इन्होंने साइन करा एग्जीक्यूटिव सिग्नेचर, it is withdrawing the US from Paris Agreement, which means कि US के जो INDCs हैं, US का जो यहाँ पे कमिटमेंट है टू फुलफिल, टू बेसिकली नॉट अलाउ और टू क्रॉस 1.5 डिग्री सेल्सियस, उसमें US इन्वॉल्व नहीं रहेगा। और इज इट द फर्स्ट टाइम कि यहाँ पे US प्रेसिडेंट ने ऐसा करा है? सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। जब इनका फर्स्ट टेन्योर था उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी उन्होंने यही डिसीजन लिया था। पेरिस एग्रीमेंट जब फाइनलाइज हुआ, US was one country which is one of the largest contributor to CO2 emissions and it has been historically one of the largest contributor of CO2 emissions। इसने सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस एग्रीमेंट से अपने फर्स्ट टर्म में भी यूएस को निकाल दिया था, और इस बार भी इन्होंने जो पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है वो यही है कि यूएस इज नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। तो यहां पे वो पेरिस एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है, तो ना तो वो INDCs को फॉलो करेंगे, एंड एट द सेम टाइम क्लाइमेट फाइनेंस को लेके जो फंडिंग रिक्वायर्ड है बाय द डेवलप्ड कंट्री, इसको लेकर भी यूएस जो है वो अपने कमिटमेंट्स को फुलफिल नहीं करेगा। ओके, एंड एट द सेम टाइम अगर आप आज का हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस का आप इकोनॉमी पेज खोलोगे तो यहां पे इन्होंने ये बोला है कि ये जो ऑयल ड्रिलिंग है, यानी ऑयल का जो प्रोडक्शन है, उसको इंक्रीज करेंगे। ठीक है, आपने सुना होगा कि यूएस जो है वो हर कंट्री में जाके ऑयल की डिमांड करता है, ऑयल को ही वो सर्च करता रहता है, और ऑयल की वजह से वो मिडिल ईस्ट के अंदर में इन्वॉल्व था। एंड इट वाज बिकॉज कि यूएस जो था इट वाज आल्सो डिपेंडेंट ऑन ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्री। हाउएवर आज से कुछ 10-15 साल पहले यूएस के पास में भी ऑयल रिजर्व्स, नेचुरल गैस के रिजर्व्स, उसको अपने टेरिटरी के अंदर में मिलने स्टार्ट हो गए। एंड नाउ यूएस इज नॉट अ बेसिकली एन ऑयल इंपोर्टर, बट इट हैज बिकम अ नेट ऑयल एक्सपोर्टर, यानी कि एक्चुअल में ये ऑयल एक्सपोर्टर बन चुका है, ये दूसरी कंट्रीज को ऑयल एक्सपोर्ट करता है। तो इस वजह से भी ऑयल ड्रिलिंग के अंदर में जो यूएस की लोकल इकोनॉमी है उसको डायरेक्टली सपोर्ट मिलता है। तो यहां पे ये ड्रिलिंग को भी एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज रिगार्डिंग जो एक बड़ा डिसीजन इन्होंने लिया है। ठीक है, तो यहां पे कुछ फैक्ट्स कि किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, एक्सेट्रा, दीज ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन वुड बिकम इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्टिकुलर एग्जाम। ओके, एंड फॉर योर बेनिफिट आज का जो 20 जीके क्वेश्चंस हैं उसमें इस बेसिस पे क्वेश्चंस आपके फ्रेम करे गए हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। सो ये पर्टिकुलर आपका एक एडिटोरियल है। सो वी हैव डिस्कस कि जब भी कोई अच्छा एडिटोरियल आएगा हम उसे डिस्कस करेंगे। एंड दिस एडिटोरियल इज बेसिकली बाय PDT आचार्य, जो सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं लोकसभा के। सो हु इज द सेक्रेटरी जनरल? तो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल है, और इनका जॉब होता है कि लोकसभा के अंदर में जो रेगुलर डे टू डे फंक्शनिंग हो रही है वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हो, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हो। तो यहां पे इनका ये पर्टिकुलर एडिटोरियल है वेयर ही इज आर्गुइंग कि
यूजीसी के जो ड्राफ्ट रेगुलेशंस आए हैं उसके सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं। एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट इवन बी अवेयर कि यूजीसी है क्या। अगर पता भी है कि यूजीसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसका पर्पस क्या है, काम क्या करता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो शायद आपको नहीं पता हो। तो बिफोर वी गो इनटू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, एक बार हम यूजीसी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये आर्टिकल क्या आर्ग्यू कर रहा है, इसके क्या पॉइंट्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे यूजीसी के ड्राफ्ट रेगुलेशंस पे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में न्यूज कवरेज आया है। और हिंदू के अंदर में एक आर्टिकल यहां है, एक टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के अंदर में एक फर्स्ट पेज पे एनके स्टेलिंग का स्टेटमेंट है जिसपे यूजीसी के रेगुलेशंस के बारे में डिस्कशन हो रहा है। और यहां पर भी ही इज आर्ग्यूइंग कि जो ड्राफ्ट रेगुलेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन इश्यूज को रेज करता है। तो यहां पे एक्चुअल इशू क्या है, तो पहले हम यूजीसी को समझे। सो यूजीसी जो है आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। व्हाट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी? सो स्टैट्यूटरी बॉडी सिंपली अ बॉडी जो स्टैट्यूट के अंदर में क्रिएट करी है हमने। ओके, जो स्टैट्यूट के अंदर में क्रिएट करिए। और किस स्टैट्यूट में क्रिएट करिए? तो बहुत सिंपल है याद करना, यूजीसी को बनाया गया यूजीसी एक्ट के अंदर में ऑफ 1956। तो यूजीसी एक्ट जो है 1956 का, उसके अंदर में हमने ये बॉडी क्रिएट करी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अब इस बॉडी का मेन रोल क्या होता है? तो रिमेंबर दिस कि ये इसका रोल जो है उसमें जो ये ड्राफ्ट रेगुलेशंस लेकर आए हैं, क्या उसके रोल के अंदर में वो इनकॉर्पोरेट करे जा सकते हैं या वो आउटसाइड द स्कोप ऑफ पावर है? इसी पे सारा इश्यू अराइज हो रहा है। ठीक है, तो इसका रोल क्या है? टू कोऑर्डिनेट, डिटरमाइन एंड मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन अक्रॉस इंडिया। तो यहां पे इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन काम है रेगुलेशंस लेट डाउन करना। रेगुलेशंस लेट डाउन करना कि कोई भी अगर इंडिया में यूनिवर्सिटी है, कोई भी इंडिया में यूनिवर्सिटी है, उस एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स क्या होंगे। तो इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है या कॉमर्स का कॉलेज है या किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी यूनिवर्सिटी है जहां पे कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है ऑफ यूनिवर्सिटी लेवल, उस एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, कौन सी बुक्स पढ़ानी है, किस टाइप के एग्जाम्स कंडक्ट कराने हैं, क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होंगी टीचर्स की, ये सारे का सारा जो जॉब होता है वो यूजीसी का होता है। इसके अलावा यूजीसी के पास में और कोई पावर नहीं है। ठीक है, तो यहां पे ये पहला इश्यू अराइज हो जाएगा। फंक्शंस क्या है? तो यूजीसी क्या क्या फंक्शंस करता है? तो एक इंपॉर्टेंट फंक्शंस है कि व्हाई ऑल द यूनिवर्सिटीज वांट टू हैव अ यूजीसी रेगुलेशन इज कि ये फंड्स भी प्रोवाइड करता है टू यूनिवर्सिटीज फॉर डेवलपमेंट। तो अगर कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है जो यूजीसी से रिकॉग्नाइज है, यूजीसी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, तो फॉर डेवलपमेंट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी यूजीसी जो होता है वो फंड्स भी एलोकेट करता है। इस वजह से भी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो यूजीसी का यहाँ पे यूजीसी का एफिलिएशन डिमांड करते हैं। Second is very important, it sets minimum standards for teaching, research and examination. Again, this one is important point. Remember this, UGC का काम क्या है? एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स लेट डाउन करना। और एजुकेशन स्टैंडर्ड्स में क्या लेट डाउन करेगा वो? टीचिंग के क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, यानी टीचर जो होंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। What should be the research work? कोई भी यूनिवर्सिटी जो होती है अगर उसमें रिसर्च नहीं होती है तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो डॉर्मेंट हो जाती है, वो एक बेसिकली डिराइव्ड वर्क पे वर्क करना स्टार्ट कर देती है, विच मींस कि वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री देने वाली यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर में कुछ भी इनोवेटिव नहीं हो रहा है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां पे रिसर्च होनी चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर में। एंड थर्ड इज एग्जामिनेशंस। एग्जामिनेशन में मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए वो भी यहां पे यूजीसी बताता है। आप कुछ और डिफिकल्ट लेवल बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट दे कैन आस्क कि अगर इस लेवल का यूनिवर्सिटी का अगर एग्जाम होने वाला है इस पर्टिकुलर डिग्री के लिए, बीएड डिग्री के लिए हो रहा है, तो यहां पे इस लेवल के क्वेश्चन पूछने होंगे। फॉर एग्जांपल आप एक बीएड की डिग्री में 9th या 10th स्टैंडर्ड के नहीं पूछेंगे, आप 12th स्टैंडर्ड की पूछेंगे, या इस बुक्स के या इस लेवल की जो बुक्स होती हैं उन्हीं के बुक्स के आप क्वेश्चंस पूछोगे, या देयर शुड बी अ गुड क्वेश्चन। थर्ड आता है प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग स्टाफ, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज एडवाइजेस गवर्नमेंट ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन मैटर। तो यहां पे अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर इवन स्टेट गवर्नमेंट अगर वो कुछ एडवाइस चाहता है रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन तो वो भी यहां पे यूजीसी प्रोवाइड करती है। ओके, सो अंडरस्टैंड कि यूजीसी जो है ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, इसका काम यहां पे रेगुलेट करना है टू यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। जो भी यूनिवर्सिटीज होती है इंडिया की उनको रेगुलेट करना इनका फंक्शन है। मेन अगर उसको सब डिवाइड करा जाए फंक्शंस को तो ये फंड एलोकेशन पावर भी रखता है, बट मेजरली इसका जो रोल है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को लेट डाउन करने में ही है।
ओके अब यहां पे इशू क्या आता है, तो यूजीसी ने एक ड्राफ्ट रेगुलेशन पब्लिश करे हैं। अगेन आई सेड कि रेगुलेट करने का ही पार्ट है, तो यूजीसी का जो ड्राफ्ट रेगुलेशन है, ड्राफ्ट मतलब कि ये फाइनलाइज नहीं हुए, तो यहां पे जो ये रेगुलेशन है ये कहते हैं कि जो वाइस चांसलर है, जो भी हर यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर अपॉइंट होता है, जो हाईएस्ट अथॉरिटी होता है, उसके लिए जो लोग अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं वो प्रोफेशनल्स हो सकते हैं फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी एज वेल एज फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो यहां पे डिफरेंट क्या हुआ, तो पहले जो वाइस चांसलर होने चाहिए थे यूनिवर्सिटीज के, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन बैकग्राउंड के हो सकते थे। फॉर एग्जांपल दे शुड हैव एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 10 इयर्स ऑफ एजुकेशन एक्सपीरियंस। बट यहां पे ये जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया इसको वाइडन कर दिया गया है कि नॉट जस्ट योर एजुकेशनिस्ट बट पीपल फ्रॉम प्रोफेशनल फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी मेकिंग और इंडस्ट्रियल एरिया कैन ऑल्सो बिकम द वाइस चांसलर। अब यहां पे इशू क्या है, यहां पे बहुत सारे जो लोग हैं वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि यहां पे गवर्नमेंट जो है वो अपना इंटरफेरेंस बढ़ाना चाहती है, बिकॉज कि अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी रिलेटेड या इंडस्ट्रियल पर्संस को यहां पे इन्वॉल्व करेंगे, विच मींस इट वुड बेसिकली बी गवर्नमेंट पीपल जो यहां पे वाइस चांसलर बनेंगे। तो मे बी आईएएस और जो बेसिकली स्टेट सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं, उनके थ्रू यहां पे यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही है, बिकॉज वाइस चांसलर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पेसिफिकली ये डिसाइड करने में कि उसका एजुकेशन में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या नहीं पढ़ाया जाएगा। तो यहां पे जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली इंटरफेयर कर सकती है एजुकेशन के करिकुलम के अंदर में भी। तो इसलिए बहुत ज्यादा इश्यूज यहां पे राइज हो रहे हैं। स्पेसिफिकली स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पे आर्ग्यू कर रहे हैं कि इस वजह से जो एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं वो मेलो डाउन हो जाएंगे या वहां पे उनका जो लेवल है वो कम हो जाएगा। ओके तो यहां पे सेंट्रल क्वेश्चन क्या है, तो सिंपली जो यूजीसी की रेगुलेशन है, जो यूजीसी एक्ट, सेंट्रल क्वेश्चन है कि यूजीसी के जो रेगुलेशन है, जो यूजीसी एक्ट के अंदर में बनाए गए हैं, क्या वो स्टेट लॉज को यहां पे ओवररूल कर सकते हैं। सो रिमेंबर दिस कि जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, ऑल्दो यूजीसी के अंदर में रेगुलेशन उन्हें किया जाता है, बट स्टेट के भी लॉज हो सकते हैं जो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज को क्रिएट करे या उनको रेगुलेट करे। तो क्वेश्चन यहां पे एक इंपॉर्टेंट ये आता है कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन कि यूनिवर्सिटी के या यूजीसी के जो रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स मैंने बनाए हैं, क्या वो स्टेट के लॉ को यहां पर ओवर रूल कर सकते हैं। बिकॉज स्टेट लॉ कह सकता है कि यहां पे एजुकेशन में एजुकेशनिस्ट ही आपका वाइस चांसलर बनेगा, बट यूजीसी की रेगुलेशन है वो क्या कह रहे हैं कि वाइस चांसलर किसी भी चीज का हो सकता है। तो यहां पे इश्यू क्यों आता है, तो इश्यू इसलिए आता है कि कोई भी अगर यहां पे पार्लियामेंट्री लॉ होता, पार्लियामेंट का लॉ होता जैसे यूजीसी एक्ट है, और यहां पे लेट्स से अगर हम लेट्स से यूपी गवर्नमेंट की बात करते हैं, यूपी ने भी यहां पे एक अपना लॉ बनाया हुआ है फॉर रेगुलेटिंग स्टेट्स, तो अगर दोनों में कुछ भी कंफ्लिक्ट होगा तो इट इज बट ऑब्वियस कि पार्लियामेंट्री लॉ जो है वो आपके स्टेट लॉ को ओवररूल कर देगा। बट क्वेश्चन ये आता है कि यहां पे रूल्स जो हैं वो यूजीसी ने बनाए हैं, रूल जो है वो यूजीसी ने बनाए। यूजीसी एक्ट के अंदर में पार्लियामेंट ने यूजीसी को पावर दिए रूल्स बनाने की, रेगुलेशंस बनाने की। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, जो यहां पे एग्जीक्यूटिव्स ने रूल्स बनाए, क्या वो यूपी लॉ को या स्टेट लॉ को यहां पे ओवरराइड कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो यहां पे ये जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू यही आ रहा है कि जो सबऑर्डिनेटेड लेजिस्लेशन है, क्या वो यहां पे स्टेट लॉ को ओवररूल कर पाएगा। और दोनों साइड के आर्गुमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी है दोनों साइड के, कि यहां पे एक बार कोर्ट ने ये बोला है कि यस बिकॉज पार्लियामेंट के अंदर से ही अप्रूव होके लॉज रेगुलेशंस आए हैं तो इसलिए स्टेट को कर सकता है। एंड देयर आर सर्टेन जजमेंट्स जो ये कहते हैं कि यूपी लॉ जो है ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस के अंदर में नहीं आ सकता है, विच मींस कि अगर इन दोनों में कंफ्लिक्ट होगा तो यूपी लॉ जो है वो आपका वो फॉलो किया जाएगा और ये आपके वहां पे फॉलो नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे दोनों टाइप के जजमेंट है, इसलिए हमारे यहां ये इशू राइज होता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप सेकंड पॉइंट देखोगे तो मैंने यही लिखा हुआ है यहां पे। नेक्स्ट आते हैं गवर्नर वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट्स। अब यहां पे गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल आता है। द इश्यू इज कि जो गवर्नर होता है स्टेट में, जो भी हर स्टेट का गवर्नर होता है वो चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी होता है। सो वाइस चांसलर तो बेसिकली डे टू डे रेगुलेट करता है, बट जो सबसे मेन पावर होती है वो चांसलर के पास में होती है, और जो चांसलर होता है वो गवर्नर होता है। अब वी नो दिस कि जो गवर्नर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंटेड होता है और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी है वो किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आती है, वहां पे भी चांसलर गवर्नर होता है, और गवर्नर यहां पे ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि जो यूजीसी के नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वाइस चांसलर सर्च कमिटीज के अंदर में, उनको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहां पे गवर्नर जो सेंटर ने भेजे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो आपको वाइस चांसलर की सर्च कमिटी, वाइस चांसलर को सर्च करने की जो आप कमिटीज क्रिएट कर रहे हो उसके अंदर
अंदर में यूजीसी नॉमिनेटेड मेंबर्स मैंडेटरी होते हैं बिकॉज उनका ये रेगुलेशन कहता है। और स्टेट गवर्नमेंट्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि यूजीसी के जो रेगुलेशंस हैं वो हमारे स्टेट लॉ को यहां पे ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। हमारा स्टेट लॉ नहीं कहता है कि यूजीसी के जो मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, वो हमारे पर्टिकुलर सर्च कमिटी में इनकॉर्पोरेट करे जाएंगे। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक कंफ्लिक्ट अराइज हो रहा है बेसिकली इस क्वेश्चन पे कि जो यूजीसी के रूल्स हैं वो स्टेट के जो लॉज होते हैं उनको ओवररूल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और इसी बेसिस पे अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू है वो आपका क्वेश्चन में चल रहा है। तो एक बार अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देखें जहां पे यूजीसी को सपोर्ट किया गया है उनके अगेंस्ट में, तो 22 का ही जजमेंट है, दो जजमेंट्स हैं जिन्होंने बोला है कि यूजीसी रेगुलेशन जो होते हैं वो दे आर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, दे आर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, इसलिए उनका मैंडेटरी नेचर होता है। ऑन द अदर साइड जो स्टेट्स को करते हैं उसमें 2024 का ही जजमेंट है, पीजे धर्मराज वर्सेस चर्च ऑफ साउथ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो ये कहता है यूजीसी रेगुलेशन डू नॉट अप्लाई अनलेस एक्सप्लिसिटली अडॉप्टेड बाय द स्टेट। विच मीन्स यूजीसी रेगुलेशन अगर आपको अप्लाई करने हैं स्टेट के अंदर में वो तभी हो सकते हैं जब स्टेट गवर्नमेंट उनको एक्सप्लिसिटली अडॉप्ट करे, मतलब वो उनको एक्चुअल में अलाउ करे बाय क्रिएटिंग अ पर्टिकुलर लॉ या रेजोल्यूशन, तो स्टेट लॉ में तभी लगेगा। तो यहां पे क्या कंफ्लिक्टिंग जजमेंट्स हैं, तो इस वजह से क्लियर पिक्चर क्या है वो ओपन होकर नहीं हो पा रही। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि यूजुअली जो सबऑर्डिनेटेड लेजिस्लेशंस होते हैं, जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जो आपके सेंटर या स्टेट ने लॉज बनाए हैं, जो पार्लियामेंट के एक्ट बनाए गए हैं, उनको ओवररूल नहीं कर सकते हैं। बट यहां पर भी वी हैव सीन कि यहां पे आपके कंफ्लिक्टिंग जजमेंट्स होते हैं। तो सबऑर्डिनेट वर्सेस प्लानिंग लॉज के अंदर में इंडियन एक्सप्रेस का ये पर्टिकुलर केस है जिसमें कोर्ट ने कहा सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मस्ट कंफर्म टू द पेरेंट एक्ट एंड अदर स्टैट्यूट्स। तो जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, पेरेंट एक्ट और अदर स्टैट्यूट से उसको उससे कंफर्म करना पड़ेगा, वो उसको काउंटर नहीं कर सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल इश्यूज क्या हैं, तो आर्टिकल 254 है, 254 आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आता है जो बेसिकली 3 लिस्ट हैं आपके शेड्यूल 7 में, उनको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। और ये कहता है कि अगर सेंटर और स्टेट लॉज के अंदर में कोई डिस्प्यूट हो ऑन कॉन्करेंट लिस्ट, तो यहां पे सेंट्रल लॉ जो है वो सुपरसीड करेगा स्टेट लॉ पे अगर कंफ्लिक्ट है। बट रिमेंबर इट अप्लाइज ओनली टू प्लेनरी लॉस, मतलब सेंटर का एक्ट है और स्टेट का एक्ट है तो वी नो कि सेंटर एक्ट स्टेट पे लगेगा। बट आर्टिकल 254 ये नहीं कहता है कि सेंटर का एक्ट नहीं, सेंटर के रूल्स हैं और वो स्टेट लेजिस्लेशन के साथ यहां पे कंफ्लिक्ट कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में सेंट्रल रूल्स आपके ऊपर आएंगे या यहां पे स्टेट लॉ आएंगे। और यूजुअली यहां पे जो पर्टिकुलर ऑथर है, अगर आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल को रीड करोगे तो वहां पे वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर चीज है ये पार्लियामेंट के और स्टेट के लॉज पे लगता है, तो अगर यहां पे कोई रूल्स और रेगुलेशन है तो वो स्टेट के लॉ को ब्रीच नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे ये एक इंपॉर्टेंट इश्यू आपका हो जाएगा। सो रिमेंबर ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इट्स अ वेरी गुड रीड। अगर आप इसको रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर सेंटर और स्टेट के लॉज के बीच में कोई कंफ्लिक्ट होता है तो कौन सा लॉ अप्लाई होता है और किस बेसिस पे वो पर्टिकुलर डिसीजन लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। एक और आपका एडिटोरियल है जो बेसिकली बात कर रहा है खो खो को लेकर। सो खो खो एक आपके इंडिया का ही ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है। येस्टरडे आल्सो इट वाज कवर्ड, तो आई एम जस्ट गोइंग इनटू द बेसिक। आल्सो दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल एंड दिस हैज कम बिकॉज इंडिया ने जो इनॉग्रल वर्ल्ड कप हुआ है आपका, तो क्रिकेट में ही नहीं बाकी स्पोर्ट्स में भी वर्ल्ड कप होते हैं, तो खो खो का जो वर्ल्ड कप था वो आपका इंडिया ने ही होस्ट किया था दिल्ली के अंदर में। और मेंस और विमेंस दोनों ही टूर्नामेंट्स, दोनों ही आपके कंपटीशन के अंदर में आपके इंडिया ही विनर रहा है। तो जो आपका ये 2025 का इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें मेंस में भी एंड विमेंस में भी, दोनों के अंदर में, दोनों ही टूर्नामेंट्स के अंदर में इट इज द इंडियन टीम जिसने इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में अपनी जीत दर्ज कराई है। अब ये जो खो खो है ये ओरिजिनेट किस कंट्री में हुआ है? सो रिमेंबर इट्स अ लोकल स्पोर्ट्स, ये अपने इंडिया का ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, इसका ओरिजिन यहां इंडिया में ही है। इसका सबसे अर्लीस्ट एग्जांपल आपको मिलता है 4th सेंचुरी BC, जब आपको कुछ एविडेंस मिले थे। महाभारत के अंदर में भी इसके कुछ यहां पे एविडेंस हमें मिले हुए। नेक्स्ट आता है कि ये बेसिकली इसका गेम प्ले कैसे होता है। तो एक फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए, जो एक अच्छा वन लाइनर होता है कि 2 टीम्स होती हैं, हर टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं, यानी टोटल 24 प्लेयर्स इसमें खेलते हैं, हर टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं। और खो खो वर्ड इसलिए बिकॉज जब आप इसको खेलते हो, सो दिस इज द साउंड विच यू यूज।
ठीक है, तो इस वजह से होता है। इसकी गवर्निंग बॉडी कौन सी है, मतलब इंडिया के अंदर में इस पर्टिकुलर बॉडी, इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को रन कौन करता है, तो जैसे क्रिकेट को बीसीसीआई करता है, इंडिया में इसको केकेएफआई करता है, विच इज खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 56 ईयर ओल्ड कंपनी आपकी एजेंसी है। और इंटरनेशनल बॉडी कौन सी है, तो इसकी इंटरनेशनल बॉडी का नाम है इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन, जिसने इस बार का जो ये पर्टिकुलर वर्ल्ड कप भी इसको होस्ट करा था। और ये जो पर्टिकुलर बॉडी है ये भी इंडिया में ही सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, एंड इट्स अ वेरी न्यू ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ 7 साल पहले 2018 में इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और अब इसने पहला वर्ल्ड कप भी होस्ट किया है। अब यहां पे अगर आपको इसको ओलंपिक से कनेक्ट करना हो तो कैसे करोगे, सो 2036 के अंदर में इंडिया ने अप्लाई करा है, उसने अपना मेमोरेंडम वहां पे पुटअप करा है, एमओयू साइन करा है कि इट वांट टू होस्ट द ओलंपिक्स ऑफ 2036 का ओलंपिक्स हम इंडिया में होस्ट करना चाहते हैं। एंड खो खो एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें इंडिया डोमिनेट कर सकता है, सो वी वांट कि जो पर्टिकुलर स्पोर्ट है ये आपका ओलंपिक्स के अंदर में इनकॉर्पोरेट हो जाए बाय 2036। इसलिए इसको पॉपुलर करने के लिए हमने हमारा पहला वर्ल्ड कप इंडिया ने ही होस्ट करा है। लेट्स सी नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर फिर से इसका अगर वर्ल्ड कप होता है तो उसको किस तरह का यहाँ पे वहां पे किस तरह का उसको अप्रोच करा जाता है, किस तरह से इसको रिसीव किया जाता है, उस बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि आगे जाके हम इसको ओलंपिक्स के अंदर में भी देखेंगे या नहीं देखेंगे। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग खो खो वर्ल्ड कप। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, एक और हिंदू से एडिटोरियल ही आपका, वी नीड डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट एज जजेस। तो यहां पे एक सुप्रीम कोर्ट के लॉ क्लर्क जो हैं वो यहां पे आर्ग्यू कर रहे हैं कि रिसेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि आपके जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, स्पेसिफिकली लोअर कोर्ट्स में तो है ही सिचुएशन ये, बट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर में भी बहुत सारे जो जजमेंट्स हैं, बहुत सारे जो केसेस हैं वो पेंडिंग है। और इन्होंने एक डेटा भी प्रोवाइड करा है, not regarding that, but there are lakhs of cases pending in the high courts and the supreme court। और यहां पे ये कह रहे हैं कि one of the reasons कि जो आपके केसेस पेंडिंग हैं that relates to कि आपके बहुत सारे जो हाई कोर्ट्स हैं उसके अंदर में जो पोस्ट हैं वो वेकेंट है। फॉर एग्जांपल इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का यहाँ पे, इलाहाबाद हाई कोर्ट का इन्होंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, जिसमें इट हैज बीन रिपोर्टेड कि हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद जो है उसमें 50% हाई कोर्ट जजेस की सीट जो है वो वेकेंट है, यानी 50% कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है। सो ऑब्वियसली जहां पे 100 जज होने चाहिए, अगर वहां 50 ही होंगे तो वो 50 जज जो है वो 50% ही काम कर पाएंगे। एट द सेम टाइम अगर फुल स्ट्रेंथ पे कोर्ट होगा, यानी जो भी वो केसेस हो रहे हैं करीब करीब उसके शायद डबल केसेस जो होंगे वो यहां पे हैंडल हो सकते हैं। तो यहां पे इन्होंने कुछ डेटा प्रोवाइड करा है कि 371 ऑफ 1122 हाई कोर्ट पोस्ट जो है, विच मींस कि इतने जो जजेस होते हैं उसमें से 371 पोस्ट जो हैं वो आपकी खाली पड़ी हैं, जिस वजह से करीब करीब 60 लाख पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं। कई केसेस तो 10 साल 20 साल 50 साल पुराने तक भी हैं जो आपके हाई कोर्ट्स के अंदर में पेंडिंग है। और उसमें एक पर्टिकुलर कॉज की वो पेंडिंग इसलिए है बिकॉज हाई कोर्ट के अंदर में बहुत सारी वैकेंसीज हैं। अब यहां पे चैलेंजेस टू अपॉइंटमेंट क्या बताए हैं इन्होंने, तो यहां पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि कॉलेजियम जो आपका सिस्टम है जिसके बेसिस पे आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट किए जाते हैं, हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट किए जाते हैं, वो रिकमेंडेशन तो इंक्रीज कर रहा है, बट उनके जो रिकमेंडेशंस हैं, उनके जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो रिटायरमेंट की स्पीड से मैच नहीं कर पा रहे हैं। जितने केस फाइल किए जा रहे हैं, जितने रिटायरमेंट्स हो रहे हैं, उस स्पीड से आपके रिकमेंडेशंस और अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे हैं। मोर ओवर जो प्रोसीजर है उसके अंदर में अभी भी बहुत सारे रोड ब्लॉक्स हैं। बहुत बार जजेस और जो आपका जुडिशरी है और आपका जो एग्जीक्यूटिव है, गवर्नमेंट है, उनके बीच में कंफ्लिक्ट हो जाता है और बहुत सारे जो जजेस होता है उनका अपॉइंटमेंट टाइम पे नहीं हो पाता है, जिस वजह से भी देयर इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड जब आपको इस टाइप की वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। तो उससे क्या होता है, अनसस्टेनेबल केस लॉड होता है और उनका टाइम और जो डेप्थ होता है केस हैंडलिंग का वो रिड्यूस होता है। तो लेट्स से कि हाई कोर्ट अगर केस को सुन भी रहा है तो वो उसमें प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता है और एक्चुअल में इन डेप्थ उस केस को हैंडल नहीं कर पाता है। और इसी इश्यू क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर केस होता है, जो पार्टीज होती हैं वो जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं होते, उसको अपील में जाती हैं, अपील के अंदर में उसको बहुत बार रिवर्स करा जाता है और इस वजह से आपके जो कोर्ट्स का टाइम है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। सो जस्ट थिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन कि यहां पे अगर केस हैंडलिंग प्रॉपरली करी जाए बाय द हाई कोर्ट्स, बाय द लोअर कोर्ट्स, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में जो पार्टीज हैं दे वुड आल्सो बी सेटिस्फाइड। एट द सेम टाइम जो हाई कोर्ट्स हैं, जो हायर कोर्ट्स हैं, उनका जो खुद का रिसर्च करने का टाइम है उसमें टाइम सेविंग होगी।
तो अगर हमें एफिशिएंट वो सिस्टम बनाना है, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ पे जजेस का अपॉइंटमेंट टाइम टू टाइम प्रॉपरली करें, और इफ पॉसिबल तो हम एक नई बॉडी क्रिएट कर सकते हैं जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट के काम से ही डील करे। ओके, अब यहां पे ये पर्सन आर्ग्यू कर रहे हैं कि वी नीड डिस्टिंग्विश जूरिस्ट एज जजेस। तो यहां पे इन्होंने ये पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट करा क्यों है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। सो इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहां पे डिस्टिंग्विश जूरिस्ट की बात क्यों करिए, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट होते हैं, दे आर अपॉइंटेड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 124 है और हाई कोर्ट्स के लिए आर्टिकल 217 है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स के लिए 124 और 217 आर्टिकल्स हैं, और ये दोनों आर्टिकल्स के जो क्लॉज 3 हैं वो बेसिकली ये बताते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट जज बनने की एलिजिबिलिटी क्या होती है, एक हाई कोर्ट जज बनने की एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो पहली एलिजिबिलिटी तो ये होती है कि बोथ ऑफ देम, या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज शुड बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज तभी बन सकता है वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो। इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट जज बनना है तो ही शुड बी एटलीस्ट अ जज फॉर अ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स। 5 साल से अगर वो मिनिमम हाई कोर्ट जज है या डिफरेंट हाई कोर्ट्स का जज है इन सक्सेशन, तो वो एलिजिबल है। तो 5 ईयर्स एज अ हाई कोर्ट जज होना चाहिए, या फिर 10 ईयर से वो हाई कोर्ट या उसके सिमिलर या सुप्रीम कोर्ट में वो एडवोकेट होना चाहिए। यानी कि 10 साल की प्रैक्टिस हो या 5 साल का उसका एज अ हाई कोर्ट जज का एक्सपीरियंस होता है, तो वो एलिजिबल होता है सुप्रीम कोर्ट जज के लिए। बट इसमें एक और क्लॉज है 124 क्लॉज 3 क्लॉज सी, जो बेसिकली कहता है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है, and what is a distinguished jurist? So distinguished jurist is a person जो basically जो लॉ को बहुत अच्छे से समझता हो, बहुत अच्छी से उसकी नॉलेज हो। So this person is not a judge, this person is not practicing law, कोई वो एडवोकेट नहीं है, लॉयर नहीं है, वो लॉ का लेट्स से प्रोफेसर है, या he has done in depth study of laws, उसने बुक्स लिखी हैं या उसका बहुत अच्छा रिसर्च का काम है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है, तो उस पर्टिकुलर केस में उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है। एंड इंटरेस्टिंगली वी हैव वन जज इन द सुप्रीम, वी हैड वन जज इन द सुप्रीम कोर्ट जो एक्चुअल में ना तो हाई कोर्ट के जज थे ना ही हाई कोर्ट में लॉयर थे, बट ही वाज अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट एंड दैट इज कृष्ण अय्यर। सो वी हैड अ जज फ्रॉम केरला जो सुप्रीम कोर्ट के जज बने, अ वेरी रेवर्ड जज इन द सुप्रीम कोर्ट। इनके जजमेंट्स बहुत ही ज्यादा फॉलो किए जाते हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी लिखते थे ये बेसिकली। तो जस्टिस कृष्ण अय्यर जो है, ही वाज एक्चुअली नॉट अ हाई कोर्ट लॉयर और अ जज, बट ही वाज अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, और प्रेसिडेंट ने उन्हें ऐसे अपॉइंट किया है। ओके, व्हाट अबाउट हाई कोर्ट? तो हाई कोर्ट के अंदर में जो 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या तो यहां पे आप 10 ईयर्स एज जज होने चाहिए इन अ कोर्ट, किसी भी लोअर कोर्ट में आप 10 साल से जज हो, या फिर आपकी 10 ईयर्स की हाई कोर्ट में प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे 5 और 10 है, यहां 10 ईयर्स है। व्हाट अबाउट डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट? सो फॉर हाई कोर्ट देयर इज नो सच प्रोविजन जहां पे आप हाई कोर्ट के अंदर में किसी को डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट की तरह अपॉइंट कर सकते हो। तो रिमेंबर दिस, सिर्फ और सिर्फ आपके सुप्रीम कोर्ट में डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का ऑप्शन जो है, जो एलिजिबिलिटी है वो प्रोवाइडेड है, बट हाई कोर्ट के अंदर में नहीं प्रोवाइडेड है। हाई कोर्ट में कोई पर्सन तभी जज बन सकता है वो पिछले 10 साल से या तो जज रहा हो लोअर कोर्ट्स के अंदर में, या वो हाई कोर्ट के अंदर में प्लीडिंग करता हो, एडवोकेट हो, लॉयर हो, तो वो आपका यहां पे जज बन सकता है। ओके, तो यहां पे जो ऑथर है, ही इज आर्ग्यूइंग कि अगर हमें जुडिशियल वैकेंसीज को कम करना है, सो बाय इनकॉर्पोरेटिंग, बाय डूइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज फॉर द हाई कोर्ट्स, की यहां पे हम डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट को अगर अपॉइंट करना अलाउ करें, तो हम जो वैकेंसीज हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हम जो आउटसाइडर्स हैं, जो लॉ को जानते हैं बट इस पर्टिकुलर सिस्टम से बिलोंग नहीं करते हैं, उनके जो बेसिकली उनकी जो एक्सपीरियंसेस एंड एडवांटेज है उनको हम यहां यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे उनका ये रिकमेंडेशन है। एट द सेम टाइम ही वांट कि वी शुड यूटिलाइज सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो हमें आपको ये पर्टिकुलर ऑप्शन दिया हुआ है। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में वैकेंसीज का इश्यू नहीं है, बिकॉज करंटली सुप्रीम कोर्ट है जिसकी टोटल स्ट्रेंथ इज, you have to tell me whatever, okay I'm telling you 1 + 33 उसकी टोटल स्ट्रेंथ है, और अभी वो करंटली फुल स्ट्रेंथ पे यहां पे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अगर मुझे आपसे पूछना है, so the question would be, who was the first women Supreme Court judge?
इंडिया की पहली विमेन सुप्रीम कोर्ट जज कौन थी, इसको आप आंसर कर दीजिए। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि करंटली 1+33 यानी 34 इज अ टोटल स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी फुल आपकी स्ट्रेंथ पे वर्क कर रहा है, बट हाई कोर्ट्स के अंदर में 371 वैकेंसीज हैं आफ्टर 1122 टोटल वैकेंसीज, टोटल पोस्ट इन द हाई कोर्ट। तो वो एक बहुत ही अलार्मिंग फिगर है, बट यहाँ पे फुल स्ट्रेंथ है। तो बट ही वांट्स कि जूरिस्ट को भी हमें करना चाहिए, एंड उसके इन्होंने एडवांटेजेस भी बताए कि जूरिस्ट को अपॉइंट करने का फायदा क्या होता है। सो बेसिकली आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिलती है, रिसर्च बेस्ड इनसाइट मिलती है, एक्सपर्टाइज मिलती है जुडिशरी के अंदर। व्हाई आई टोल्ड यू कि यूजुअली डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट आप तभी बनते हो जब आपका कोई रिसर्च वर्क हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आपकी जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है उससे हमें हेल्प मिलती है। सेकंड, जो कॉम्प्लेक्स सोशो इकोनॉमिक और लीगल इश्यूज होते हैं उसमें हमें जुडिशियल अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो इनहेंस होती है, बिकॉज दैट पर्सन वाज नॉट पार्ट ऑफ द जुडिशरी, तो ही वाज पार्ट ऑफ द सोसाइटी, तो ही नोज कि सोसाइटी के अंदर में क्या सोशो इकोनॉमिक इश्यूज, लीगल इश्यूज आपके अराइज होते हैं। एज एन आउटसाइडर आप बेसिकली सिचुएशन को कैसे देखते हो, ठीक है। थर्ड इज कि ये अकेडमिया और जुडिशियल प्रैक्टिस को सिनर्जाइज करता है। अकेडमिया इज लर्निंग फ्रॉम द जुडिशरी, जुडिशरी इज लर्निंग फ्रॉम द अकेडमिया नाउ, एंड एट द सेम टाइम व्हाट वुड बी द चैलेंजेस इन्वॉल्विंग जूरिस्ट। तो पहला तो यह है कि उनको कोर्ट रूम का एक्सपीरियंस नहीं है, प्रोसीजरल नॉलेज नहीं है, एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग। बट हाई कोर्ट्स में या कोर्ट्स में आपके इन जनरल जो आपके केसेस होते हैं, बहुत बार वो केसेस इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज प्रोसीजर आपने प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया होता है, या बहुत बार एक क्रिमिनल को इसलिए छोड़ दिया जाता है बिकॉज प्रोसीजर के अंदर में कुछ फ्लॉ रह गया होता है, जिस वजह से वो पर्टिकुलर जो ट्रायल होता है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और इस वजह से उसको वहां पे आपको एक्विट करना पड़ता है, उसको बरी करना पड़ता है। एंड ऑल्सो देयर वुड बी रेजिस्टेंस फ्रॉम विद इन जुडिशरी ऑल्सो। एक बार आप इसको आपका जनरल कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन करके एक फिनोमेना होता है कि बेसिकली आप किसी अगर जनरल कंपार्टमेंट में जिसमें बहुत भीड़ होती है, जब आप उसमें एंटर करने की कोशिश करते हो तो अंदर से बहुत लोग आपको रिपेल करते हैं, बट एक बार जब उसको आप एंटर कर जाते हो तब आप किसी और पर्सन को, कोई आउटसाइडर होता है, उसको आप एंटर नहीं करने देते हो। तो सेम इज द केस विद जुडिशरी ऑल्सो। तो एक बार कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट भी अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो मे बी आफ्टर गेटिंग इनटू दिस थिंग ही वुडंट वांट कि बाकी सब भी इसके अंदर का पार्ट बने। तो एक बार का जो इंस्टीट्यूशन होता है वो भी इस टाइप के रिफॉर्म्स को रिपेल करता है, ठीक है। इसके अलावा रिक्वायर्स एडुकेट ट्रेनिंग इन जुडिशियल प्रोसीजर फॉर एकेडमिक अपॉइंटीज। तो अगर कोई एकेडमिक अपॉइंटी होता है तो वी वुड वांट कि हमें जुडिशियल प्रोसीजर के अंदर में उसे एडुकेट ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तभी हम ऐसे पर्संस को इस पर्टिकुलर सिस्टम में आपका इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे और एक्सेप्टेबली वो यहां पे चेंजेस भी ला पाएंगे। ओके, सो दिस इज द आर्गुमेंट व्हिच हैव बीन गिवन बाय दिस पर्टिकुलर पर्सन इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज है विच पैनल इज बेटर फॉर मुल्ला पेरियार, सुप्रीम कोर्ट आज स्टेट्स। तो जो ये मुल्ला पेरियार डैम है, इट्स एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी स्पेसिफिकली बिकॉज ये इट्स वन ऑफ सच डैम्स जो बेसिकली लोकेटेड तो एक पर्टिकुलर स्टेट में है, बट इस पर्टिकुलर जो डैम को ओन एक पर्टिकुलर पार्टी करती है, उसको रन एक पर्टिकुलर पार्टी करती है, उसको मेंटेन एक पर्टिकुलर पार्टी करती है, और उसको यूज भी एक पर्टिकुलर पार्टी करती है। विच मीन जिस पर्टिकुलर स्टेट की टेरिटरी में ये पर्टिकुलर डैम लोकेटेड है उसको तो यूज करने को कुछ नहीं मिल रहा है, और उसके बजाय जो दूसरी पार्टी है वो उस पर्टिकुलर टेरिटरी में आके उसको मेंटेन करती है, उसको रन करती है और उसको यूज करती है। तो जो पर्टिकुलर मुल्ला पेरियार डैम है, दिस पर्टिकुलर डैम इज लोकेटेड इन केरला। केरला के अंदर में डैम लोकेटेड है, बट ये जो पर्टिकुलर डैम है इसको ओन करता है, इसको ऑपरेट करता है और इसको मेंटेन करता है तमिलनाडु। जो तमिलनाडु है वो इसको ओन करता है, ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है, बट ये डैम लोकेटेड है केरला में, ठीक है। तो इसलिए एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी बनता है, इसलिए ये जो पर्टिकुलर डैम है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक बनते हैं। तो ये मुल्ला पेरियार डैम जो है एक्चुअली है कहां पे, केरला में भी। तो मुल्ला पेरियार जो डैम है ये आपकी दो रिवर्स है, मुल्लार और पेरियार करके। इनको जहां पे कॉन्फ्लुएंस होता है, जहां पे दोनों रिवर्स जुड़ती हैं, वहां पे ये पर्टिकुलर डैम क्रिएटेड है, ठीक है, केरला के अंदर में और तमिलनाडु के बिल्कुल बॉर्डर पे है। तो ये अगर केरला है और ये तमिलनाडु है तो इस बॉर्डर पे यहां पे करीब करीब आपका ये पर्टिकुलर डैम लोकेटेड है। तो ये जो पर्टिकुलर डैम है इसको बेसिकली कंस्ट्रक्ट किया गया था सो दैट कि जो ये पर्टिकुलर रिवर का वाटर है ये आपका ओशन में जा रहा था, इसको तमिलनाडु की तरफ डाइवर्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर डैम हमने क्रिएट करा है। और ये जो पर्टिकुलर डैम है एटलीस्ट जो इंटरनल तमिलनाडु है
वो अदरवाइज एक ड्राई रीजन होता, बट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डैम, ये जो पर्टिकुलर डैम है ये उसको इरिगेशन पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। तो जो इंटरनल तमिलनाडु के लोग हैं वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट इस पर्टिकुलर डैम पे भी। तो जब भी इसमें कुछ भी चेंजेस करने की बात होती है, इसके अंदर में वाटर कैपेसिटी को रिड्यूस करने की बात होती है, इसको शिफ्ट करने की या क्लोजर करने की बात होती है, सो देयर इज अप्रोर एंड देयर इज बेसिकली पुश फ्रॉम द तमिलनाडु स्टेट एंड तमिलनाडु फार्मर्स कि इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो रिमेंबर यहां पे ये ओन है तो लोकेटेड केरला में, बट इसकी ओनरशिप जो है वो बेसिकली तमिलनाडु के पास है, ओन्ड ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट और बाय स्टेट ऑफ तमिलनाडु ओनली। अब ये सिचुएशन क्यों हुई? बिकॉज आई सेड कि ये आपका एक बहुत पुराना डैम है और इस पर्टिकुलर डैम के अंदर में 999,000 ईयर का लीज एग्रीमेंट साइन है इन 1886 में इसका एक एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन त्रावणकोर प्रिंसली स्टेट एंड द ब्रिटिश रूल्ड मद्रास प्रेसिडेंसी। तो मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी इट वाज बेसिकली योर तमिलनाडु एंड योर पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और दूसरी साइड आपका त्रावणकोर प्रिंसली स्टेट था विच इज बेसिकली योर स्टेट ऑफ केरला। तो इन दोनों स्टेट्स के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है 1000 साल का, जिसमें ये जो डैम था ये त्रावणकोर प्रिंसली स्टेट में लोकेटेड था, बट इसको ओन ऑपरेट एंड मेंटेन करा जाता था बाय द ब्रिटिशर्स अंडर मद्रास प्रेसिडेंसी। तो इस वजह से तमिलनाडु जो होता है इसके पास में पूरे वाटर को यूटिलाइज करने का यहाँ पे राइट है। इट इज नॉट सो कि यहाँ पे केरला से यूटिलाइज नहीं करता है, बट केरला के पास कंसर्न्स कुछ और है एंड द मेन कंसर्न इज कि यहाँ पे सेफ्टी कंसर्न है। एंड व्हाट इज द सेफ्टी कंसर्न? द सेफ्टी कंसर्न इज कि ये 125 साल पुराना बांध है एंड एज पर अ वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, ऑल्सो वर्ल्ड बैंक की एक डैम सेफ्टी रिपोर्ट है, उसके हिसाब से दिस पर्टिकुलर डैम इज अनसेफ। एंड द इशू इज कि अगर ये डैम ब्रीच होता है बिकॉज ऑफ लेट्स से सम नेग्लिजेंस, और लेट्स से कोई नेग्लिजेंस भी नहीं है, कोई नेचुरल रीजंस की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से इसका ब्रेकडाउन होता है, तो यहां पे तमिलनाडु को कोई लॉस नहीं होगा, केरला को लॉस होगा। बिकॉज अगर ये ब्रीच होता है तो सारा का सारा डैम का वाटर है वो केरला के जो आसपास के विलेजेस है उनको डिस्ट्रॉय करेगा। तो इस वजह से जो पैनिक सिचुएशन है डैम की सेफ्टी को लेके वो केरला के अंदर में है, तमिलनाडु के अंदर में नहीं है। इस वजह से केरला जो है वो कंसर्न है अबाउट अर्थक्वेक्स और फ्लड्स आर सिग्निफिकेंट एंड इट वांट्स कि यहां पे या तो नया डैम कंस्ट्रक्ट किया जाए या फिर इस पर्टिकुलर डैम के अंदर में हमें जो हाइट है वाटर की जो कैपेसिटी है उसको रिड्यूस करा जाए सो दैट कि आगे जाके कोई हार्म कॉज ना हो। एट द सेम टाइम तमिलनाडु इज वरीड कि अगर इसमें नया डैम कंस्ट्रक्ट किया जाएगा तो इसकी जो लीज है वो एंड हो जाएगी या यहां पे कोई इश्यू राइज होंगे या फिर जो इसको टोटल शेयर वाटर का मिलता है उसमें कुछ चेंजेस होगा। इसलिए तमिलनाडु जो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं चाहता है। एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कैसे डिसाइड करा? तो सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में फर्स्ट टाइम जजमेंट दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे तमिलनाडु को ये बोला कि तमिलनाडु यहां पे 142 फीट तक इसमें वाटर कैपेसिटी रख सकता है। तो पहले 136 फीट रहता था वाटर लेवल, विद द इंक्रीज इन डिमांड फॉर वाटर यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने से 142 फीट तक अलाउ कर दिया आफ्टर डिस्कशन विद द एक्सपर्ट कमिटी। एक्सपर्ट कमिटी बनाई सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में और उस बेसिस पे जजमेंट दिया है कि 142 फीट तक की इसमें हाइट हो सकती है वाटर की। फिर यहां पे बिकॉज आपके केरला ने एक लॉ बना दिया कि बोला कि इसकी हाइट 136 रहेगी, इस पर्टिकुलर लॉ को यहां पे क्वेश्चन करा गया और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे केरला के लेजिस्लेशन को विड्रॉ करवा दिया, ओवररूल कर दिया और तमिलनाडु का जो राइट था 142 फीट का इसको यहां पे एक्सरसाइज करने के लिए अलाउ कर दिया है। अब यहां पे इश्यू ये हो रहा है कि ऑल्दो 142 फीट है बट केरला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में बार बार जा रहा है रिगार्डिंग द कंसर्न ऑफ सेफ्टी विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर डैम, बिकॉज यहां पे आपका जो केरला है वो आर्ग्यू ये कर रहा है कि 142 फीट के बेसिस पे आपने जो कमेटी के थ्रू आपने ये पर्टिकुलर 142 फीट रिकमेंड करा है, दिस इज नॉट सेफ एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और इस वजह से वी वुड ईदर वांट कि इसका जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस करा जाए या फिर इस पर्टिकुलर डैम का जो यूसेज है या इस डैम को यहां पे रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, उसके बाद इसके अंदर में वाटर को स्टोर करने की यहां पे आप परमिशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो इस वजह से अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में फिर से यहां पे यही इश्यू फिर से अराइज हो चुका है। Okay, so if you will look which panel is better for Mullaperia, Supreme Court asked states, तो स्टेट से पूछा जा रहा है कि आप बता दीजिए भाई कि कौन सा हमें पैनल बनाना चाहिए जो आपको यहां पे ज्यादा प्रेफरेबल हो।
ठीक है, अब हम एक इंडियन एक्सप्रेस में भी न्यूज को यहां पे गो थ्रू करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी ओबेसिटी की जो डेफिनेशन है, मोटापे की जो डेफिनेशन है, उसको रीडिफाइन करा जा रहा है। तो आपका एक इंटरनेशनल हेल्थ का जर्नल है लैंसेट। लैंसेट इज अ वेरी फेमस हेल्थ जर्नल, हेल्थ का जर्नल है ये, और इसके अंदर में जो भी रिसर्च आती है वो पीयर रिव्यूड होती है। व्हाट इज पीयर रिव्यूड? विच मींस कि इसमें जो भी रिसर्च आएगी उसको कई बार क्रॉस चेक किया जाता है बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस या डिफरेंट पर्सनल जो इस पर्टिकुलर फील्ड में बिलोंग करते हैं। तो लेट्स से अगर मैंने कोई वैक्सीन के बारे में वहां पे कोई रिसर्च पब्लिश होगी, सो इट वुड हैव बीन सेंट टू दिस पेपर वुड हैव बीन सेंट टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, और डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जो डिफरेंट साइंटिस्ट होंगे उसमें जो रिसर्च में लिखा हुआ है कि इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, वो उसको क्रॉस चेक करेंगे, उसमें उसको पूरा टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही यहां पे उस पर्टिकुलर न्यूज को पब्लिश करा जाएगा। तो यहां पे जो लैंसेट जर्नल है इसमें एक नई स्टडी आई है एंड देयर इट हैज बीन एडवाइज कि हमें ओबेसिटी को रीडिफाइन करने की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज करंटली हम ओबेसिटी को डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। तो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि हम यहां पे वेट और हाइट के एक रेशियो को निकालते हैं, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, तो केजी अपॉन मीटर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है बीएमआई को कैलकुलेट करने का। तो आप अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हो, बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हो। सो करंटली जो कन्वेंशनल मेथड रहा है ओबेसिटी को जज करने का, इट इज ऑन द बेस ऑफ बॉडी मास इंडेक्स, बट जो नई रिसर्च आ रही है उससे इट हैज बीन फाउंड कि जो पर्टिकुलर बॉडी मास इंडेक्स है ये बहुत ही यूनिडायमेंशनल है और ये एक्चुअल में भी रियल जो ओबेसिटी है उसको ऑब्जर्व नहीं करती है। सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि हमें ओबेसिटी की डेफिनेशन भी चेंज करनी है और उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे डायग्नोस करते हैं, उसको भी चेंज करना है। सो एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आपका इंडियन एक्सप्रेस में है रीडिफाइनिंग ओबेसिटी का। इन केस यू हैव एक्सेस टू इंडियन एक्सप्रेस, प्लीज रीड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। हाउएवर आई एम गिविंग यू ऑल द एक्सप्लेनेशन इन वेरी शॉर्ट। सारा इस पर्टिकुलर आर्टिकल को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक्चुअल में बीएमआई क्या होता है? आई टोल्ड यू कि हम वेट किसी पर्सन का जो भी है और उसका जो हाइट है उसका स्क्वायर करके, मीटर स्क्वायर में हाइट करके हम किसी का बीएमआई निकाल सकते हैं। और बीएमआई जब हम कैलकुलेट करते हैं हमारे पास में एक पर्टिकुलर रेशियो, एक नंबर लेकर आता है। तो अगर आपका जो वेट है और उसमें जो हाइट है उसका अगर स्टैंडर्ड नंबर जो आ रहा है वो 18.5 से कम है तो आपको अंडर वेट माना जाता है कि आपका वेट है वो कम है। सेकेंड इज कि अगर आपका जो बीएमआई है वो 18.5 से 24.9 के बीच में है तो आपका वेट या आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो नॉर्मल माना जाता है। इन केस आप 25 को क्रॉस करते हो तो यू आर ओवरवेट। 25 से 29.9 में आप ओवरवेट हो और आप ओबीस हो, आप मोटे हो अगर आप 30 या 30 से ऊपर आपका बीएमआई इंडेक्स आ रहा है। तो यूजुअली ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है जो आपका इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है बीएमआई के अंदर में। और बिकॉज इंडिया की जो बिल्ट है, पर्सन्स की जो बिल्ट होती है वो डिफरेंट होती है। सेम मेन और विमेन के लिए भी थोड़ा डिफरेंट होता है, बट इंडिया के अंदर में क्या होता है 2009 में एडजस्टमेंट किया गया। अगर 23 से 24.9 है तो आप ओवरवेट हो और 30 नहीं, अगर 25 से ऊपर है आपका बीएमआई इंडिया के अंदर में तो आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हो। ओके, तो ये सिंपल तरीका होता था कि आपका जो वेट है उसको हाइट से डिवाइड कर दिया। तो अगर आप 30 से ऊपर आपका जा रहा है या यहाँ पे 25 से ऊपर जा रहा है तो आपको सिंपल ओबीस मान लिया था कि आप यस आप में मोटापा है और आपको वर्क करने की जरूरत है। हाउएवर इस बीएमआई को बहुत टाइम से क्रिटिसाइज करा जा रहा था और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि यहाँ पे बीएमआई जो है, जो बेसिकली मेरा वेट आ रहा है वो बिकॉज ऑफ फैट है या बिकॉज ऑफ मसल मास है कि भाई मैंने बॉडी बनाई है, मेरे मसल्स हैं, इस वजह से मेरा वेट ज्यादा है, या फिर मेरे बॉडी के अंदर में विसरल फैट जो मेरा अनरिक्वायर्ड फैट है वो ज्यादा है, इस वजह से मेरा वेट ज्यादा है। तो जो बीएमआई होता है वो इन दोनों के अंदर में डिस्टिंग्विश नहीं करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि कोई पर्सन हो सकता है जिसका मसल मास ज्यादा हो, हाई मसल मास ज्यादा हो और लो बीएमआई हो बट हाई बॉडी फैट हो। तो यहां पे क्या हो रहा है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसका हाई मसल मास है या लो बीएमआई है बट उसका बॉडी फैट ज्यादा है, तो यहां पर भी उस पर्टिकुलर पर्सन को बीएमआई के बेसिस पे ओबीस डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि जो पर्टिकुलर वेट है उसका वो मसल मास की वजह से, ना कि बिकॉज ऑफ लो बीएमआई।
ठीक है, तो समझ में आ रही वाली बात आपको कि बीएमआई के अंदर में मैं बॉडी, जो मेरा वेट है वो मेरा फैट की वजह से बॉडी के अंदर में या मेरे मसल्स की वजह से, बाकी सब की वजह से उसमें वो डिस्टिंग्विश नहीं करता है, तो इस वजह से क्रिटिसाइज किया जाता था। एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व कि इंडिया का हायर बॉडी फैट होता है, सेंट्रल ओबेसिटी होती है, लीडिंग टू डायबिटीज, हार्ट डिजीज एट लोअर बीएमआई लेवल। तो जब मैं बीएमआई लेवल्स के बेसिस पे अपने को जज करता हूं तो हो सकता है कि मेरा बीएमआई लोअर है, बहुत कम है, इससे भी कम आ रहा है, ओवर वेट भी मैं नहीं आ रहा हूं, बट फिर भी क्योंकि मेरा बॉडी फैट का कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है, तो मेरे मसल कम है, बॉडी फैट ज्यादा है और मेरे सेंट्रल ओबेसिटी, बिल्कुल आपका जो बेसिकली वेस्ट वाला रीजन है वहां पे मेरे ओबेसिटी वहां रहती है, फैट वहां रहता है, तो इस वजह से डायबिटीज और हार्ट डिजीज जो है वो लोअर बीएमआई लेवल्स पे भी इंक्रीज होती है। विच मींस इवन दो मैं बीएमआई के बेसिस पे अपनी ओबेसिटी को जज कर रहा हूं, बट अंदर से मेरी बॉडी जो है वो एक्चुअल में अनहेल्दी है, वो ओबीस है और इट इज ससेप्टेबल टू डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। तो इस वजह से इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड, बीएमआई सिस्टम हैज बीन क्रिटिसाइज्ड कि हमें इससे आगे मूव करना चाहिए। तो यहां पे लैंसेट ने क्या डेफिनेशन दिया, तो लैंसेट ने ये बोला है कि बीएमआई तो आप भूल जाइए, इसके अलावा हमें और कुछ फैक्टर्स को करना चाहिए। तो ओबेसिटी की नई डेफिनेशन क्या है, सो ओबेसिटी हैज बीन डिफाइंड एज अ क्रोनिक इलनेस, कंटिन्यूस इलनेस है, ये ऐसा नहीं है कोई स्मॉल डिजीज की तरह नहीं है कि ये एंड हो जाएगी, ये लंबी इलनेस की तरह है जिसकी वजह से ऑर्गन के फंक्शंस ऑल्टर होते हैं, विच मींस कि जो आपके ऑर्गन का काम है उससे ज्यादा या कम वो काम कर रहा है। जैसे आप बिकॉज ज्यादा खा रहे हैं तो आपका लिवर जो है वो ओवर यूज करा जाए, लेट्स से आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, उससे लिवर जो है आपका वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसकी वजह से उसमें सिरोसिस हो सकता है, उस वजह से यहाँ पे ऑल्टरेशंस हो रहे हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द डेफिनेशन नाउ, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ मैं, यस बीएमआई इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड, बट बीएमआई के अलावा मैं और भी बाकी चीजों को कंसीडर करूंगा, जैसे मेरा वेस्ट टू हिप रेशियो क्या है, एक ये पर्टिकुलर आपका बॉडी टाइप होता है जिसके बेसिस पे मैं ओबेसिटी को जज कर सकता हूं जो आपका है। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस इंक्लूड फिजिकल पैरामीटर्स, तो मैं सिर्फ हाइट और वेट नहीं, वेस्ट, सर्कमफरेंस एंड ऑर्गन फंक्शन, यानी मैं अपना लिवर टेस्ट कराऊंगा, किडनी टेस्ट कराऊंगा और उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि मैं फिजिकली फिट हूं या नहीं हूं, मैं ओबीस तो नहीं हूं, एंड नॉट जस्ट ऑन द बेस ऑफ माय हाइट एंड वेट रेशियो, बिकॉज ये आउटडेटेड हो चुका है। एंड इसके बहुत सारे आपके पास ऐसे एग्जांपल है जहां पे आपका बीएमआई तो कंट्रोल में दिख रहा है, बट आपके बॉडी के अंदर में बहुत सारे ऑर्गन ऑल्ट्रेशंस हो रहे हैं जिस वजह से डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज आपके इंक्रीज हो रहे हैं। या फिर अगर आप बिकॉज ऑफ योर बॉडी टाइप या हेल्थ आप ब्रेथलेसनेस, स्लीप एपनिया, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, क्रोनिक फैटिग, जॉइंट पेन एक्सेट्रा करते हो, तो इस पर्टिकुलर केस में भी आपको ओबीस माना जाएगा, आपको अनहेल्दी माना जाएगा। और यहां पे हमें एक डेफिनेशन मिली है प्री क्लिनिकल ओबेसिटी। प्री क्लिनिकल ओबेसिटी क्या होती है, विच इज बेसिकली एक्सेस फैट विदाउट एसोसिएटेड इलनेस रिक्वायरिंग प्रिवेंशन एंड मॉनिटरिंग। तो यहां पे प्री क्लिनिकल ओबेसिटी क्या डिफाइन करा जाएगा, तो हो सकता है बीएमआई के बेसिस पे आप ओबीस नहीं हो या हो सकता है वहां पर हो, बट ऊपर की डेफिनेशन के बेसिस पे आपके बॉडी में फैट तो ज्यादा है बट एक्चुअल में अभी कोई इलनेस नहीं आई, विच मींस आप एक्चुअल में आपकी बॉडी में फैट ज्यादा है इसलिए आप ओबीस की कैटेगरी में तो फॉल कर रहे हो, बट अभी आपकी इलनेस कोई भी या हार्ट डिजीज या डायबिटीज आपके स्टार्ट नहीं हुए, तो ये एग्जांपल होगा प्री क्लिनिकल ओबेसिटी का। देयर इज वन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, आई वुड से कि प्री क्लिनिकल ओबेसिटी का सिचुएशन है, देयर इज एक्सेस फैट विदाउट एसोसिएटेड इलनेस, फैट्स तो ज्यादा ही है और यहां पे प्रिवेंशन और मॉनिटर करने की रिक्वायरमेंट है। दैट्स व्हाट माय फैमिली आल्सो सेज। ठीक है, तो ब्रेथलेसनेस, अगर स्लीप एपनिया, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, बेसिक कोलेस्ट्रॉल, क्रोनिक फैटिग या जॉइंट पेन आपके अगर बॉडी में है, तो यू कैन से कि आज के टाइम में आप ओबेसिटी की डेफिनेशन में फॉल करोगे। रिमेंबर बीएमआई को हम यहां पे खत्म नहीं कर रहे हैं, बीएमआई वुड आल्सो बी देयर, बट वी आर, या लैंसेट इज नाउ रिकमेंडिंग लेट्स नॉट लिमिट आवरसेल्फ टू जस्ट लुकिंग एट बीएमआई, बट हमें और भी फैक्टर्स को यहां पे करना चाहिए, जैसे कि वेस्ट सर्कमफेरेंस, आप देख सकते हो कि वेस्ट की चौड़ाई क्या है, आपकी वेस्ट टू हिप रेशियो क्या है, या फिर वेस्ट टू हाइट रेशियो क्या है, वेस्ट का और हाइट का रेशियो निकालिए आप प्लस बीएमआई, कोई भी दो को आप कंसीडर करिए, उस बेसिस पे आप ओबेसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स नॉट लिमिट आवरसेल्फ ओनली टू द बीएमआई लेवल। ओके, तो स्टूडेंट्स दीज वर द इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। आई होप ये इनिशिएटिव आपको बहुत यूजफुल लगता होगा। इन केस कोई भी आपको डाउट्स हैं, आपका कुछ फीडबैक है, आप चाहते हैं कि हम कुछ और कवर करें, किसी और तरीके से कवर करें, तो प्लीज आप हमें ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस